तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम एक नई यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। और यूनिट का जो नाम है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। और जिस चैप्टर से हम इस यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं, हम इस यूनिट की नींव रखने वाले हैं, वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैप्टर है ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन जब आप 4-5 सेशन बाद इस चैप्टर को मुड़कर देख रहे होंगे तो आपको लिटरली हंसी आ जाएगी। आप प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ कर मार्क कर रहे होंगे एंड बकायदा सही मार्क कर रहे होंगे, मिनिमम पॉसिबल टाइम में मार्क कर रहे होंगे और एक्यूरेटली मार्क कर पा रहे होंगे। ये आपके भाई का प्रॉमिस है। ये यूनिट आपके लिए जेन्युइनली बहुत आसान हो जाएगी, जस्ट लाइक एवरी अदर यूनिट। अभी तक हम लोग कहीं भी नहीं फंसे हैं एंड ट्रस्ट में हम कहीं फंसेंगे भी नहीं। बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल यूनिट है, हर चीज समझने की है। याद करने का थोड़ा बहुत पार्ट ऑब्वियसली बायोलॉजी में आएगा ही, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। लेकिन अदर देन दैट अगर आप देखें तो जो पाथवेज हैं, जो साइकिल्स हैं, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, तो इनको समझाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे लिए काम बहुत आसान है कि मैं आपको समझा दूं, आप समझ लें और आप याद रख लें। तो बहुत मजा आने वाला है, प्यारी यूनिट है। अगर इस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, जोश अगर पूरा है, तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए मेरे भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है इस सेशन में। आइए फटाफट हाजिरी लगा दीजिए लाल कलर के दिल के साथ, या फिर तुनिक तुनिक कर डालिए इन द चैट सेक्शन, जिससे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की धज्जी उड़ाना स्टार्ट करें। आज कुछ नया करने वाले हैं। आज हम देखेंगे ही नहीं कि किताब में क्या लिखा हुआ है, आज हम जानेंगे ही नहीं कि एनसीईआरटी में क्या है, आज हम देखेंगे ही नहीं कि मेडिजी में क्या है। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में जो जो पॉइंट्स हमारे फंस रहे होंगे, फिर उनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उनकी डेफिनेशन देखेंगे एंड सो ऑन। आज खेलते हैं, आज कुछ इनोवेट करते हैं, आज सीखने के पर्पज से इस सेशन को देखते हैं, ना कि नंबर लाने के पर्पज से। थोड़ा अलग करके देखते हैं इस सेशन को, बिकॉज इंट्रोडक्टरी सेशन है, जो पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन थोड़ा खेला जाए इस टॉपिक के साथ, क्योंकि मजेदार टॉपिक है। तो सबसे पहले खोपड़ी पे लगाएंगे नारियल का तेल और घुस जाएंगे इस चैप्टर के नाम के अंदर। नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, एनिमल भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्पेसिफिकली नाम दिया गया है क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले खोल दिया जाए इसी पर्टिकुलर शब्द को। पहला शब्द क्या देखा भैया हमने, रेस्पिरेशन देखा गुरुजी। पहला शब्द हमने क्या देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया। सबसे पहले तो इसी के चीथड़े उड़ा दें कि रेस्पिरेशन क्या होता है, करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। रेस्पिरेशन क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। अच्छा मुझे बताओ, आपके हिसाब से रेस्पिरेशन क्या होता होगा। सर रेस्पिरेशन का मतलब होता होगा सांस लेना या सांस छोड़ना, बचपन से यही पढ़ते आए हैं, यही रेस्पिरेशन है। पर एक्चुअल में यह बात गलत है। रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, यह मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले सांस लेना और छोड़ना जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। यह बात याद रखो। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। अब इन नामों में भी खोपड़ी पर सरसों का तेल लगा के घुस जाओ। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है किसी चीज को इनसाइड लेना। यानी यहां पर जो एनवायरमेंटल गैसेस हैं ये हमारी बॉडी में यानी इनसाइड आ रही हैं। और एक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर निकाल देना, यानी किसी चीज की आपकी बॉडी से एग्जिट करा देना। तो अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मैं इसे इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहूंगा, अगर मैं सांस छोड़ रहा हूं तो मैं इसे एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन कहूंगा। इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के मैं क्या कह देता हूं, ब्रीदिंग कह देता हूं। इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के मैं क्या कह देता हूं मेरे बंधु, ब्रीदिंग कह देता हूं। अब मुझे बताओ यार, इन दोनों में से एक प्रोसेस ऐसा है जो पैसिव है और एक प्रोसेस ऐसा है जो एक्टिव है। बताओ कौन सा प्रोसेस होगा जो एक्टिव होगा। आपको क्या लगता है इन दोनों कामों में से किस काम को करने में आपको एनर्जी लगानी पड़ती है? आराम से सोचे। अगर मैं सांस ले रहा हूं, लग रहा है हाँ यार कुछ तो एनर्जी लगी होगी क्योंकि मैंने एफर्ट मारा है। एक्सपीरेशन तो आप नॉर्मली भी कर दोगे, नहीं भी करना चाहोगे तो भी हो जाएगी। अंदर सांस को कितनी देर तक रोक के बैठोगे? तो आप यहां यह भी लिख सकते हो
कि एक्सपीरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, है ना। एक्सपीरेशन इज पैसिव प्रोसेस, यानी एक्सपीरेशन के दौरान एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। लेकिन जब आप सांस लेते हो, सांस लेने तक में एनर्जी लग रही है मेरे भाई, इसका मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी बननी तो चाहिए। अब जो एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है, इसको हम लोगों ने क्या कह डाला, रेस्पिरेशन कह डाला। तो रेस्पिरेशन क्या है, हमने सांस ली, है ना, हमने सांस ली, ब्रूस ली की बहन, सांस ली हमने, ठीक है। जब हमने सांस ली तो हमारी बॉडी में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके मैं अपने सेल्स में पड़े हुए खाने को तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। इस प्रोसेस को मैं रेस्पिरेशन कहता हूं, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी। यानी मैं क्या कर रहा हूं, आराम से सुनना, आई एम यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन of the oxygen, utilization of the oxygen that entered our body by breathing to oxidize food particle, to oxidize food particles to make energy, to make energy is called as respiration। इसको मैं क्या कहता हूं, रेस्पिरेशन कहता हूं। आराम से सोचो मेरे भाई, आराम से सोचो। यहां पर लेट से आपके लंग्स हैं, यहां पर लेट से आपके लंग्स हैं, ये मैंने लंग्स बना दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, हवा ले ली अंदर, आपने हवा ले ली अंदर, ऑक्सीजन जो थी ये आपने अंदर ले ली। अब ऑक्सीजन अगर आपने फेफड़ों तक पहुंचा दी है, तो यहां पर आपको पता है कि आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लोड हो जाएगा। यानी आपने क्या किया मेरे भाई, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में लोड कर दिया, और ये ऑक्सीजन बहता 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 कहां चला गया, ये आपके सेल्स तक चला गया। नीचे समझ लीजिए आपने क्या बना रखे हैं, सेल्स बना रखे हैं। तो इन सेल्स तक आपका ऑक्सीजन चला गया, करेक्ट। अब इस सेल में क्या प्रेजेंट है, इस सेल में आपका फूड भी प्रेजेंट है, इस सेल में क्या प्रेजेंट है, आपका फूड भी प्रेजेंट है। तो क्या सेल्स के अंदर फूड और ऑक्सीजन के बीच में युद्ध हो जाएगा? आराम से सोच के देखो मेरे भाई। मैंने एक आलू का पराठा खाया, ठीक है। आलू के पराठे में क्या होता है, पूरी जर्नी बताता हूं। आलू के पराठे में क्या होता है सर, आलू के पराठे के लिए आपने आटा भी लिया होगा, तो जो आटा है मेरे भाई उसके अंदर भी स्टार्च है, और जो आपने आलू घुसेड़ा है ना, उस पराठे को तैयार करने के लिए उसमें भी स्टार्च है। अगर मैं स्टार्च खाता हूं तो क्या मेरे सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, क्या वो मुंह में ही इस स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा? एकदम कर देगा। उसके बाद जब मैं इस आलू के पराठे को अंदर गटक जाऊंगा तो और भी एंजाइम्स है मेरी बॉडी में जो इस स्टार्च के चीथड़े चीथड़े उड़ा देंगे। और स्टार्च किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। अब इतना बड़ा स्टार्च मॉलिक्यूल है जो हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसके अगर मैंने टुकड़े टुकड़े कर डाले तो ये सारे के सारे ग्लूकोज कहां चले जाएंगे? छोटे साइज के हैं तो ब्लड में चले जाएंगे। क्या मेरा खाया हुआ खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्ब होता है इन द ब्लड? यस सर, एकदम। तो जब मैंने आलू का पराठा खाया, आलू का पराठा चबाया, आलू का पराठा गटकाया, उसके बाद ये जो आलू के पराठे में स्टार्च था क्या वो ग्लूकोज में तब्दील हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया? यस सर। ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर क्या मेरे ब्लड में चला गया? यस सर। और उसके बाद ये जो खाना है क्या मैं मेरी बॉडी के हर सेल में पहुंचा दूंगा? यस सर। तो क्या मेरी बॉडी के हर सेल को खाना मिल गया? यस सर, मिल गया। क्या सिर्फ खाना मिल जाना ही सब कुछ होता है? अब उस खाने से एनर्जी तो आपने निकाली ही नहीं है, मैंने मेरे सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंचा दिया। अब क्या भाई, उस ग्लूकोज से भी तो मुझे एनर्जी बनानी है ना। तो उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ऑक्सीजन भी लूंगा। यानी ब्लड ने मेरे हर सेल के पास ग्लूकोज तो पहुंचा दिया। अब जो ब्लड है, वो जो मैंने सांस ली है, जो सांस मेरे फेफड़ों में भरी हुई है, इस सांस को भी कहां भेज देगा? ब्लड अलग अलग सेल्स में भेज देगा। यानी सेल जो है इसके पास दोनों चीजें आ गई। ये जो सेल है नाउ it has glucose and oxygen। अब इसके पास ग्लूकोज भी है जो खाने के डाइजेशन से आया, एंड ऑक्सीजन भी है। क्या इन दोनों के बीच में जंग हो जाएगी? यस गुरुजी, इन दोनों के बीच में जंग हो जाएगी। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की इस जंग में
ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसके और छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, और जब किसी मॉलिक्यूल के टुकड़े होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब आप बड़ी सी गुल्लक को जमीन पे दे मारते हो तो पैसा रिलीज हो जाता है, यानी जब गुल्लक टूटती है तो पैसा रिलीज होता है। इसी प्रकार से जब ग्लूकोज के बॉन्ड्स टूटेंगे तो उन बॉन्ड्स में स्टोर्ड जो एनर्जी है वो भी आपकी रिलीज हो जाएगी। तो जो सेल्स हैं इनमें आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, इनके बीच में लड़ाई होगी और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो देयरफॉर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। करेक्ट, ग्लूकोज यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ग्लूकोज अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी बनेगी, देयरफॉर एनर्जी फॉर्म्ड, देयरफॉर एनर्जी फॉर्म्ड। इतनी बात समझ में आई? करेक्ट, इतनी बात सारे भाई बंधुओं को समझ में आई कि नहीं? झटपट बताइए, फटफट बताइए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे भाई रेस्पिरेशन जो है इसका मतलब मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया ब्रीदिंग का मतलब। अगर आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप ब्रीद कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होती है? जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। इस ऑक्सीजन को यूज करके मैं अपने सेल्स में पड़ा हुआ जो खाना है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, इसको और तोड़ रहा हूं, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, जहां मुझे एनर्जी मिलती है, जहां मुझे एनर्जी मिलती है। यानी रेस्पिरेशन का सीधा सीधा लेना देना किससे है? एनर्जी बनने से है। क्या ये डेफिनेशन आपको क्रैक हुई? झटपट बताओ, फटफट बताओ। क्या आज के बाद ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आप फंसोगे? नहीं सर, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और छोड़ना, और रेस्पिरेशन मतलब मैंने जो सांस ली है, जो ऑक्सीजन मेरी बॉडी में एंटर करी है, इसको मैं अलग अलग सेल्स में भेजूं और अलग अलग सेल्स में जो डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है उससे एनर्जी तैयार करूं। तो एनर्जी मुझे कौन से प्रोसेस से मिल रही है? रेस्पिरेशन से मिल रही है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता होगा? सर माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं कि वो एनर्जी बनाता है। इसका मतलब वो क्या करता होगा? रेस्पिरेशन ही तो करता होगा। तो ज्यादातर जो रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं ये कहां पर होंगे? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। सिंपल सी बात है। यस, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जनरल बात हमने यहां की है। अब यहीं से कुछ और चीजें निकालते हैं। सबसे पहली चीज हम ये निकालते हैं, रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू ऑक्सीडाइज द फूड, टू मेक एनर्जी। इन दो शब्दों पे खेलेंगे आप। ऑक्सीडेशन ही क्यों किया एंड एनर्जी निकली तो किस फॉर्मेट में निकली? तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग एनर्जी की डिस्कशन कर लेते हैं। बताओ भैया कौन सी है हमारी एनर्जी करेंसी? आहा गुरुजी ये तो हमें पता है। कौन है हमारी एनर्जी करेंसी? सर एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। सर एक बार घर का पता भूल सकते हैं पर यह बात नहीं भूल सकते, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं। यस, अगर आप हमारे सेल की एनर्जी करेंसी के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? एटीपी हो जाएगी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? गुरुजी ये भी बच्चों वाली बातें हैं, आजकल आप बच्चों वाली बातें कराने लग पड़े हो। इसका मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट है? करेक्ट है, एकदम सही है। क्या मेरे भाई इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना सकते हो आप? क्या इसके नाम को डिकोड कर सकते हो आप? झटपट बताओ, फटफट बताओ। क्या इसके नाम को हम डिकोड कर सकते हैं? आराम से सुनिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट तो हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहां पर आपके लग रहे होंगे। ये बात तो हमको साफ साफ पता है, साक्षात पता है, इसमें तो हमें कोई टेंशन है नहीं कि यहां पर आपके तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे। एडिनोसिन का मतलब क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। एडिनोसिन में आपका कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा? क्योंकि आप सिंस 12th पास बच्चे हो तो मैं आपके साथ थोड़ा सा खेल सकता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं एडिनोसिन की, तो एडिनोसिन में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा मेरे भाई? सर एडिनोसिन में नाइट्रोजनस बेस होगा एडेनिन। एडेनिन, करेक्ट, एडेनिन। और एडिनोसिन लिखा हुआ है मतलब इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड है तो इसमें शुगर कौन सी होगी? सर राइबोज। क्यों सर? डीऑक्सीराइबोज क्यों नहीं? क्योंकि मेरे भाई अगर डीऑक्सीराइबोज होती तो इसके नाम के आगे डी लगा हुआ होता, इसका नाम होता डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन नॉर्मली इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है, सामने छोटा डी मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहां पे राइबोज शुगर होगी, यानी यहां राइबोज शुगर होगी। क्या इन सारी चीजों का रफ स्ट्रक्चर आपको पता है?
एडेनिन जो है, मुझे बताओ एडेनिन और ग्वेनिन जो है, आलू गोभी जो है, ये क्या है? एडेनिन और ग्वेनिन। सर ये आपके प्यूरिन बेसिस हैं। प्यूरिन बेसिस हैं, यानी 9 मेंबर की रिंग होती है इनमें, ये प्यूरिन होते हैं। और राइबोज जो है ये 5 कार्बन की शुगर है, इसे पेंटोज शुगर कहा जाता है। ये 5 कार्बन कंटेन करने वाली शुगर है। तो अगर मैं इसका रफ रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा दिखेगा? सर सबसे पहली बात आपने ये कही कि जो एडेनिन है ये 9 मेंबर की रिंग लेकर के बैठा हुआ है, तो ये आपका हो गया 5 मेंबर की रिंग, और ये हो गई 6 मेंबर की रिंग। करेक्ट, करेक्ट। ये टोटल 9 मेंबर हो गए। सर 5 और 6 तो 11 होते हैं मेरे भाई। यहां पर देखो ना, 2 पोजीशन सेम भी तो है, काउंट करके देख लो। 1 2 3 4 5 6, 5 6 गिन लिया, 7 8 9, 9 मेंबर की आपकी रिंग है। 9 मेंबर की रिंग है जिसको हमने क्या कह दिया? एडेनिन कह दिया। ठीक है, एडेनिन कह दिया। अब ये जो एडेनिन है ये जुड़ी हुई है किसके साथ? शुगर के साथ। ये जो एडेनिन है ये जुड़ी हुई है शुगर के साथ, और कौन सी शुगर के साथ? राइबोज शुगर के साथ। तो यहां मैं क्या बना देता हूं? 5 कार्बन की राइबोज शुगर बना देता हूं। ठीक है, 5 कार्बन की राइबोज शुगर बना देता हूं। यहां पर आपका OH लगा दिया, यहां पर आपका OH लगा दिया, यहां पे आपका H लगा दिया, यहां पर आपका CH2OH लगा दिया, CH2OH लगा दिया। करेक्ट। कार्बन का नंबर काउंट करिए। कार्बन का नंबर है, ये है आपका पहला कार्बन, इसे कह दिया 1 प्राइम। यह आपका दूसरा कार्बन, इसे कह दिया 2 प्राइम। यह है तीसरा कार्बन, इसे कह दिया 3 प्राइम। यह चौथा कार्बन, इसे कह दिया 4 प्राइम। और यह पांचवा कार्बन, इसे कहा 5 प्राइम। तो क्या 5 कार्बन की यहां पर शुगर हो गई? यस गुरुजी, 5 कार्बन की यहां पर शुगर हो गई। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने यहां पर एडिनोसिन तक बना लिया है। एडिनोसिन मतलब एडेनिन बना लिया मैंने, और राइबोज शुगर बना ली, यानी एडिनोसिन बन गया। अब 3 फॉस्फेट लगाने हैं। अब 3 फॉस्फेट लगाने हैं तो सबसे पहले यहां पर 1 फॉस्फेट लगा देता हूं, 1 फॉस्फेट। अब दूसरा फॉस्फेट लगा देता हूं, 2 फॉस्फेट। अब तीसरा फॉस्फेट लगा देता हूं, 3 फॉस्फेट। ये आपका हो गया टोटल आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका क्या हो गया? टोटल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड टू एंड स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो चुका है। दिस इज एटीपी, दिस इज आवर एनर्जी करेंसी, राइट? दिस इज योर एटीपी, दिस इज कंप्लीट एटीपी। तो इतना स्ट्रक्चर क्या है? इतना स्ट्रक्चर क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज एडेनिन। आप चाहो तो थोड़ा ढंग से भी बना सकते हो। इतना जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? एडेनिन। ये जो नाइट्रोजनस बेस है दिस इज कॉल्ड एज एडेनिन। इतना जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस बेस और शुगर का मिला जुला कर, इतना जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन। इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन। एडेनिन प्लस शुगर, इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन। एडिनोसिन के बाद यहां पर 3 फॉस्फेट आपने लगा दिए हैं, तो ये तीनों जो फॉस्फेट है इनको मिला करके इतने स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? इतने स्ट्रक्चर का नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट है? करेक्ट है गुरुजी। ये आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। ये फर्स्ट फॉस्फेट है, ये आपका सेकंड फॉस्फेट है, ये आपका थर्ड फॉस्फेट है। टोटल 3 फॉस्फेट है आपके पास इस स्ट्रक्चर में। दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना कोई बात नहीं, आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा मैं, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझा दूंगा। बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा, जूलॉजी में भी आता है। तो आपने यहां पर एटीपी बना दी। अब ये जो एटीपी है ये हमारी एनर्जी करेंसी है, मेन एनर्जी करेंसी है। पता है इसे एनर्जी करेंसी क्यों बोला? क्योंकि मेरे भाई ये जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड है ना, ये बहुत हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है। ये बहुत हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है मेरे भाई। इन दोनों बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों बॉन्ड्स को अगर मैंने तोड़ा तो खूब एनर्जी निकलेगी। ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं इनको पता है क्या बोलते हैं? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। आराम से लिख लो, इन दोनों बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड में खूब एनर्जी होती है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हो गए। एंड ये जो आपका बॉन्ड है सबसे पहले वाला, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं कहता हूं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर
बॉन्ड, जो कि लो एनर्जी बॉन्ड है, यानी इसको तोड़ा नहीं जाता एनर्जी के लिए। क्यों? कई बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने पर एनर्जी कम मिलती है, एनर्जी खर्च ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपको मैं 4 दाने दे दूं चावल के और मैं बोलूं 1 घंटे में चबा चबा के खाओ भैया, चावल तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, खूब भाई खूब एनर्जी लो मेरी तरफ से तुम, है ना, बहुत स्टार्च मिलेगा तुमको, चावल ही चावल खाओ। अब मैंने 4 दाने दिए हैं और चबवा लिया तुमसे उसको 1 घंटे, तो अब उल्टा एनर्जी खर्च हो गई ना। पता लगा खाना खाने के बाद जो है भूख से तड़प तड़प के मर गए, बिलक बिलक के जमीन पे गिर के, क्योंकि मेरे भाई एनर्जी ड्रेन हो रही है। 4 दाने से क्या ही एनर्जी मिल जाएगी तुमको, 1 कैलोरी भी नहीं मिलेगी ढंग से। लेकिन मैंने कहा कि 1 घंटा चबाओ, 1 घंटा चबाने में दांतों की बैंड बच जाएगी, जबड़ों की बैंड बच जाएगी, पूरी बॉडी की ही बैंड बच जाएगी, एकदम पागल हो जाओगे। यस, तो अल्टीमेटली यहां पर ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जिनसे फॉस्फेट कनेक्टेड है, इस वाले स्ट्रक्चर से पहला फॉस्फेट कनेक्टेड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये जो ऊपर वाले बॉन्ड्स हैं फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड्स, दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, एंड ये जो पहला वाला है दिस इज लो एनर्जी बॉन्ड। इसीलिए आपने सुना होगा, एक चीज को गौर से समझने की कोशिश करिए, आपने सुना होगा कि एटीपी जो है वो 2T और एडीपी बन गया, यानी 2 फॉस्फेट लगे रह गए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लगे रह गए, कोने वाला फॉस्फेट टूटा। तो जब हम एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, एटीपी की एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, तो एडीपी बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार बहुत एनर्जी जब आपको चाहिए तो हम कहते हैं एएमपी बना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये दोनों बॉन्ड्स टूट गए तो और जबरदस्त एनर्जी बनती है। पर आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि तीनों बॉन्ड्स के ही चीथड़े उड़ गए, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां पर अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे उसमें ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, वापस आपको एनर्जी कम ही मिलेगी। तो फॉर एनर्जी आप क्या करते हो, फॉर एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, फॉर एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, एटीपी को तोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका क्या, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। एंड कई बार क्या करते हैं, एटीपी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए हम इसको तोड़ देते हैं, एएमपी बना देते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और आपका पीपीआई, 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर फॉस्फेट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई लिखा हुआ है ना, आई का मतलब इनऑर्गेनिक। एक फॉस्फेट अकेला निकाल दिया तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और कई बार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और 2 फॉस्फेट निकाल दिए हैं मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे इसे, पाइरोफॉस्फेट। आप क्या बोलोगे इसे, पाइरोफॉस्फेट बोलोगे। जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत उतने ज्यादा बॉन्ड आप तोड़ लोगे, कम एनर्जी की जरूरत है 1 बॉन्ड तोड़ डालो, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है 2 बॉन्ड तोड़ डालो। ये आपने सीखा, ये आपने जाना। इतनी बात सबको चमकिया नहीं? मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एटीपी है एनर्जी करेंसी, यानी कि आपकी बॉडी में अगर आपको कोई भी काम करना है आप डायरेक्टली एटीपी को यूज करो, करेंसी है। समझ लीजिए भैया, मैं जो हूं किसी दिन बहुत रईस बन गया है ना, अब मेरे पास कैश वैश नहीं है, चिल्लर विल्लर नहीं है, लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूला, तो मैं चला गया टपरी पर चाय पीने, और मैं टपरी पर चाय पीने गया, चाय मैंने पी और उसके बाद मैंने भैया को डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, है ना, मैंने बोला ये लो भैया डीडी है 10 रुपए की, बैंक में जमा कराना। बोला भाई बैंक जाने का जो भाड़ा है, अगर मैं टुक टुक पे बैठकर भी जाता हूं, साहब आपके टुक टुक पे ही अगर मैं बैठ के जाऊं तो 20 रुपया तो बैंक तक का आप ही ले लोगे। उसके बाद मैं डिमांड ड्राफ्ट जमा करूंगा तो पहले बैंक मैनेजर मेरे मुंह पे थूकेगा, उसके बाद मेरे सर पे टपली मारेगा, और हो सकता है मेरी गर्दन भी पकड़ ले, और हो सकता है मेरा डीडी फाड़ भी डाले। तो इसमें संघर्ष बहुत है। तो आप मुझे सीधा करेंसी ही दे दो, यानी आप मुझे 10 रुपए का नोट ही दे दो, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो बॉडी में जब आपको काम कराना होता है तो आपको करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसी चीज जो आप सीधा सेल में यूज कर सको, दैट करेंसी इज एटीपी। इसके अलावा और भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रेस्पिरेशन काफी डिटेल में, तो आपको पता लगेगा NADH भी बनता है यहां पर, FADH2 भी बनता है, बट दे आर नॉट करेंसीज, वो चेक है, वो क्रेडिट कार्ड है, वो डिमांड ड्राफ्ट है, हर जगह पर नहीं चलेंगे, करेंसी हर जगह चल जाती है। सो फॉर एनर्जी यू नीड दिस करेंसी, यानी आपके पास कोई भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है, पहले आपको उसे एटीपी में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके काम चलेगा। और एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है। करेंसी अगर आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी है तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। अब ये बैंक क्या है, आराम से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। पहले मैं आपको 2 लाइनें लिखवा देता हूं। इन रेस्पिरेशन, या आप कह सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अदर देन एटीपी, एटीपी के अलावा भी, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अदर देन एटीपी some more
energetic compounds are formed. Some more energetic compounds are formed. यानी यहां पर एटीपी के अलावा भी कुछ और एनर्जेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक NADH एंड FADH2 and FADH2. But since they are not energy currency, since they are not energy currency, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी करेंसी नहीं है, सिंस दे आर नॉट एनर्जी करेंसी, दे हैव टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू एटीपी. दे हैव टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू एटीपी. इनको पहले हम एटीपी में कन्वर्ट करें. फॉर दिस कन्वर्जन आपको बैंक में जाना होगा. फॉर दिस कन्वर्जन you need to go to bank. You need to go to bank called as ETS or इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक सिस्टम है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं NADH, FADH2, इनको लेके जाना होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे भाई? एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी अगर आपको एटीपी तैयार करानी है NADH और FADH2 से, तो आपको इनको बैंक में भेजना होगा, यानी आपको इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजना होगा. अब ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे हमने क्या कहा? बैंक. दिस इज कॉल्ड एज बैंक, या इसे हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, यह आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. अगर मैं एक साइड से NADH डालता हूं तो दूसरी साइड से क्या निकलेगा? एटीपी बन के निकलेगी. कितनी बन के निकलेगी? दैट इज अ गुड गेम. यहां पर देखिए, एक साइड से मैंने क्या डाली? एक NADH डाली, तो दूसरी साइड से क्या निकली? एटीपी निकली. एक साइड से मैंने क्या डाली? FADH2 डाली, तो दूसरी साइड से क्या निकली? एटीपी निकली. कितनी कितनी निकली? यही तो खेल है, अभी बताता हूं मेरे भाई. समझ लीजिए, यहां से आपने डाला एक NADH, यहां से आपने डाला एक NADH. तो एक NADH जब आपने डाला तो इससे कितनी एटीपी मिली? जब आप बैंक में जाकर के आए तो आपको 3 एटीपी मिली. यानी है तो ये एटीपी से भारी मॉलिक्यूल. ऐसा नहीं है कि मेरे भाई ये जो NADH है कम एनर्जी कैरी करता है, ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, बस इसको हम यूज नहीं कर सकते एज अ करेंसी. जैसे मेरे पास चेक है 1000 रुपए का, तो उसकी वैल्यू 500 के नोट से ज्यादा है, लेकिन मुझे वो 1000 रुपए बैंक में जाकर मिलेंगे. दिक्कत यह है, तो जब मैं बैंक में जाता हूं एक NADH को लेकर के, तो मुझे 3 एटीपी मिल जाती हैं. और जब मैं बैंक में जाता हूं एक FADH2 मॉलिक्यूल को लेकर के, तो मुझे क्या मिल जाता है? जब मैं बैंक में जाता हूं एक FADH2 मॉलिक्यूल को लेकर के, तो मुझे 2 एटीपी मिल जाते हैं. ये भी हैवी मॉलिक्यूल है, लेकिन मेरे भाई इसको हम लोगों को बैंक तक पहुंचाना होता है, तब जाके हमें अच्छे से एनर्जी दे पाता है. यानी ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी ही बनेगी. एटीपी के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को हमको बैंक में लेकर जाना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेकर जाना होगा, तब जाके हमको क्या मिल पाएगी? एटीपी मिल पाएगी. और उस एटीपी को, सिंस एनर्जी करेंसी है एटीपी, तो हम आसानी से अपने सेल्स में काम करने के लिए यूज कर पाएंगे. इतनी बात आपको चमकी? यस, करेक्ट. अब मेरे भाई इतनी मारामारी हम लोग कर क्यों रहे हैं कि बॉडी में एनर्जी बने? क्यों चाहिए हमें एनर्जी? व्हाई डू वी नीड एनर्जी? क्योंकि आपकी बॉडी में अधिकतर काम जो है वो एनर्जी के साथ ही हो रहे हैं, कोई भी काम मुफ्त नहीं हो रहा. मैंने जैसा आपको बताया कि सांस ले रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, इसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है. भाई कम से कम पड़े पड़े घर में सांस तो लोगे, इतना तो करोगे ही ना. ये तो इनएविटेबल है, इसको तो भूल ही नहीं सकते. आप सांस ना भी लेना चाहोगे तो भी आपको सांस आ ही जाएगी, बहू भी आ जाएगी कई बार, लेकिन सांस तो आनी ही आनी है. तो मेरे भाई ये जो सांस है इसको तो रोक ही नहीं पा रहे हैं.
तो हमारी बॉडी में कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए जो कि हमें जिंदा रखे। हमारी बॉडी में कुछ तो काम चल रहा है। अगर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अपनी बॉडी को ऐसे मूव कर पा रहा हूं, अगर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते लिख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं, क्या इन सारे के सारे कामों में आपको एनर्जी यूज होती हुई दिखाई दे रही है? यस सर, एनर्जी लगती ही है। अगर मैं लिख रहा हूं, मूव कर रहा हूं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन तो आप जानते हैं इट रिक्वायर्स एनर्जी। भाई आगे जितने भी प्रोसेस हैं आपके शरीर में, सारे के सारे एनर्जी रिक्वायरिंग है, दैट्स व्हाई इतनी एनर्जी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं वी नीड एनर्जी सिंस ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस, ऑलमोस्ट ऑल, सारे नहीं, तो ऑलमोस्ट शब्द पे फोकस करें, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस in our cell needs energy to be done, needs energy to be done। इन्हें होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कितनी सारी चीजें बताओगे आप बोलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन के आर पार भी अगर चीजें जा रही हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी पंप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, तो उसमें भी एटीपी लगती है, एनर्जी लगती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो और एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन में भी एनर्जी लग रही है। भैया मूवमेंट में भी एनर्जी लग रही है, अगर मैं चल फिर रहा हूं मूवमेंट में भी एनर्जी लग रही है। रिप्रोडक्शन में तो बहुत एनर्जी लगती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, तो रिप्रोडक्शन में भी एनर्जी लगती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रीदिंग में भी एनर्जी लगती है। ब्रीदिंग का भी कौन सा पार्ट मेरे भाई? आपका इनहेलेशन पार्ट जो है, इसमें भी आपकी खूब ज्यादा एनर्जी लगती है, यह भी आपको अच्छे तरीके से पता है। राइटिंग में भी एनर्जी लगती है, रीडिंग में भी एनर्जी लगती है, ये सारे के सारे जो काम हैं इनमें एनर्जी लग रही होती है। तो एनर्जी कहां से आएगी? रेस्पिरेशन से ही तो आएगी। आप खाना खाओगे और जब आप खाना खाओगे आप उस खाने को पचाओगे, आप उस खाने को अलग अलग बॉडी सेल्स में पहुंचाओगे, उन्हीं बॉडी सेल्स में आप ऑक्सीजन को भी पहुंचाओगे। खाने का और ऑक्सीजन का वहां पर युद्ध होगा और उस युद्ध में बनेगी क्या? आपकी एटीपी। तो आपको एटीपी बनानी क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इस एनर्जी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, एनर्जी तो हमको चाहिए ही चाहिए। यहां तक की बातें सबको समझ में आई? अभी तक जितना पढ़ाया है क्या मैं आपको रिवाइज करा दूं? फटाफट बताइए। सारी जनरल बातें चल रही हैं मेरे भाई, एब्सोल्युटली जनरल बातें चल रही हैं। मैं रेस्पिरेशन पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो जो शब्द मेरे आगे आ रहा है मैं तो उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपके सामने, और कुछ नहीं। यस, मेरे सामने तो जो शब्द आ रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। मैं कोई रेस्पिरेशन थोड़ी पढ़ा रहा हूं आज, मैंने तो किताब में देखा भी नहीं है आज क्या है ना? क्योंकि नॉर्मली रेस्पिरेशन में पता है क्या होता है, जनरल चलेंगे आगे बढ़ेंगे, है ना? आ जाओ मेरे भाई। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, या आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन से या इनहेलेशन से मेरी बॉडी में जो सांस आ रही है, मेरी बॉडी में जो ऑक्सीजन आ रही है, उस ऑक्सीजन को यूज करके जब मैं फूड पार्टिकल को और बेहतर तरीके से ऑक्सीडाइज करता हूं और एनर्जी बनाता हूं, तो इस प्रोसेस को मैं रेस्पिरेशन कह रहा होता हूं। यानी ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन मेरी बॉडी में जो ऑक्सीजन आ चुकी है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी बनती है। अब एनर्जी बनेगी तो सबसे कॉमन एनर्जी की जो करेंसी है हमारी बॉडी में, यह है एटीपी। तो एटीपी जो है एनर्जी करेंसी कहलाती है, क्योंकि इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कोई भी काम कराने के लिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें 3 फॉस्फेट देखने को मिलेंगे, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। एंड एडिनोसिन का मतलब है यहां एडेनिन नाम का नाइट्रोजनस बेस होगा जो राइबोज नाम की शुगर से जुड़ा हुआ होगा, तो ये आपका एडेनिन हो गया। ये एडेनिन जब आपका राइबोज नाम की शुगर से जुड़ा तो टोटल बन गया आपका क्या? एडिनोसिन। एंड एडिनोसिन के बाद मेरे भाई 1 फॉस्फेट, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो ट्राइफॉस्फेट, पूरा एटीपी बनके तैयार हो गया है। अब ये जो 2 बॉन्ड हैं ये बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। तो जब मुझे एटीपी से एनर्जी चाहिए होती है, भाई एटीपी जो है एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, आराम से सुनिएगा। मैंने खाना खाया, मैंने खाना पचाया, उसको सेल्स में पहुंचाया, ठीक है? अब सेल्स में जो खाना पहुंच चुका है इसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। अब मेरे भाई ये जो ऑक्सीडेशन हुआ, ये जो आपके फूड पार्टिकल को मैंने तोड़ा, ऑक्सीडाइज किया, उससे एनर्जी निकली।
मैंने क्या कहा कि जब मैं गुल्लक को तोड़ता हूं तो पैसा रिलीज होता है, जब मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी अगर रिलीज रही तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं इसको ट्रैप कर करके, इस एनर्जी को यूज कर करके एटीपी बना लेता हूं। भाई सोचो, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरी बॉडी जो है इसमें ऑक्सीडेशन हुई और मेरे को एनर्जी मिल गई। क्या खाना खाते ही भागने लग जाओ, एनर्जी आ गई है भैया आगे से हट जाओ, है ना, अब तो मोटरसाइकिल से तेज भागूंगा। अगर मेरे भाई खाना खाते ही एनर्जी आ रही है तो खाना खाते ही क्यों नहीं सब भागना स्टार्ट कर देते? क्योंकि मैं तब उस एनर्जी को यूज करूंगा जब मुझे सच में उस एनर्जी की जरूरत है। कभी भी थोड़ी भागने लग पड़ूंगा कि हाँ भैया अभी ग्लूकॉन डी पी लिया है, अब भागूंगा, अब सारे हट जाओ भाई, अब अफरा तफरी मचेगी पूरी की पूरी कॉलोनी में, अब जो है बुलेट ट्रेन से तेज भाग के दिखाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है ना। तो अब मेरे भाई क्या होगा, आपने जो फूड को तोड़ा है और उससे जो एनर्जी निकली है आपने इसे स्टोर कर लिया एटीपी के फॉर्मेट में। अब समझ लो मुझे सच में भागना है, शाम को समझ लो भैया डोले शोले बनाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, लट पाड़ दूं चाला गाड़ दूं गाना लगा करके जो है हम लोगों ने जिम में एंट्री कर दी है। अब मेरे भाई अब मुझे एनर्जी चाहिए। अब अपनी जो जोड़ी हुई एटीपी है कि पाई पाई इकट्ठा करके जो मैंने दिन में रोटी पानी खा के रोटी पानी खावे ना करके मैंने जो एनर्जी ली थी, अब उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। अब जो है मैं एटीपी का एडीपी बनाऊंगा। अब मुझे जरूरत है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू स्टोर माई एनर्जी। जब तक मुझे भी उसकी आवश्यकता ना हो तब तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करूंगा। दिस इज द गेम। सो दैट्स हाउ यू मेक एटीपी। तो आपने क्या किया, आपके पास एक एडीपी पड़ा हुआ था, आपने क्या किया, खाना खाया, खाना पचाया, उस खाने को ऑक्सीडाइज किया। अब जो एनर्जी आई आपने कहा कि इस बॉन्ड में स्टोर कर लेता हूं, यहां रख दी टॉय। तो अब ये एटीपी बन के तैयार हो गई है। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ूंगा टॉय और मुझे एनर्जी मिल जाएगी। दैट्स हाउ यू प्ले विद बॉन्ड्स। आपको अभी एकदम इमीडिएट एनर्जी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तो एटीपी को तोड़ लेंगे। अभी एनर्जी जो बनती जा रही है उसे एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर कर लो, वरना वेस्ट हो जाएगी। एनर्जी पड़ी है अगर खुली खुली तो आपकी हीट की फॉर्मेट में लॉस हो जाएगी। अब हम नहीं चाहते कि हमने इतनी मुश्किल से खाना कमाया, खाना खाया, पचाया और उसके बाद एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए। ये तो भाई बहुत भारी नुकसान है ना। तो हम चाहेंगे कि वो एटीपी के बॉन्ड के फॉर्मेट में स्टोर हो जाए, इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड में स्टोर हो जाए। जब जरूरत पड़ेगी ये बॉन्ड तोड़ लूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। यस, तो इसीलिए हमने क्या की, एटीपी बनाई। अब रेस्पिरेशन में आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे एटीपी तो बनती ही है, एटीपी के अलावा आपकी दो चीजें और बनती हैं, एनएडीएच भी बनता है, एफएडीएच2 भी बनता है। तो ये दोनों करेंसी नहीं है, तो इनको करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्हें एक बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप जब एक एनएडीएच डालोगे इस बैंक में तो 3 एटीपी मिल जाएंगे, और जब एक एफएडीएच2 डालोगे आप तो क्या हो जाएगा, आपको 2 एटीपी मिल जाएंगे। तो जितने आपके एनएडीएच एफएडीएच2 बनते जा रहे हैं उन्हें बैंक में भेजते जाओ और आपको एटीपी मिलती जाएगी। इनको फिर आप एनर्जी के लिए यूज कर सकते हो। तो बॉडी में जो भी आप काम कर रहे हो इसके लिए एनर्जी लगेगी ही लगेगी। तो इसीलिए हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में एनर्जी बनती कैसे है। यहां तक की बात सारे भाइयों को समझ में आ गई? झटपट बताओ, फटफट बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक सब कुछ ठीक है? एक बार दिल बरसा दो फटाफट। जीटीपी, भाई जीटीपी भी बन सकती है ना। जीटीपी में क्या हो जाएगा, जीटीपी का फुल फॉर्म बताओ सर। ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट एज इट इज रहेंगे। यहां पे ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो एडेनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में है, ग्वानिन ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होगा। तो यहां एडेनिन की जगह ग्वानिन लगा दो, आपकी जीटीपी बन जाएगी। उसमें भी फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होंगे, उनको भी तोड़ सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर अगर जीटीपी को भी तोड़ सकते हैं, वो भी एनर्जी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, तो वो एनर्जी करेंसी क्यों नहीं कहलाती? एक्चुअल में इट इज ऑल्सो एन एनर्जी करेंसी। लेकिन आपके जो एंजाइम्स हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो एटीपी के साथ थोड़े ज्यादा घुल मिल गए। फॉर एग्जाम्पल शुगर तो बहुत सारी है, आप तो बहुत सारी शुगर खा सकते हो, लेकिन आपकी फेवरेट शुगर कौन सी है? आपके दिमाग को क्या पसंद है? आपकी बॉडी को क्या पसंद है? व्हाट इज द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? आप कौन सी चीज को सबसे ज्यादा आसानी से पकड़ते हो आसपास के खाने में से? सर ग्लूकोज को। क्या फ्रक्टोज नहीं खा सकते? खा सकते हैं। क्या कोई और शुगर नहीं खा सकते? खा सकते हैं। ग्लूकोज ही क्यों फेवरेट है? क्योंकि कई सालों से, हजारों सालों से ग्लूकोज ही खाते आए हैं। यस, तो एंजाइम्स अब उस प्रकार से ढल गए कि ग्लूकोज ही हमारा फेवरेट है। मेरी जान मेरी पहचान ग्लूकोज। इसी प्रकार से शुरू से ही एटीपी को ज्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो अब एंजाइम्स की जो फेवरेट पसंद है एनर्जी के लिए वो क्या है? एटीपी। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से हमें एनर्जी मिल नहीं सकती, मिल सकती है,
लेकिन फिर भी हमारा फेवरेट एटीपी है, क्योंकि वो हमारा सबसे करीबी है, सबसे पुराना दोस्त है। सबसे पुराने दोस्त की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो भरोसेमंद है, वो आपके साथ कई सालों से टिका हुआ है, तो आप भी थोड़ा उसके लिए ढल जाते हो। इसी प्रकार से जो हमारे एंजाइम्स हैं, दे आर ऑल्सो मोर फिट विद ग्लूकोज। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ और नहीं खा सकते, भाई प्रोटीन भी खाते ही हो ना। अब कोई बंदा जिसने कार्बोहाइड्रेट एकदम कट कर रखे हैं, कोई वेट लॉस पे है, किसी ने कार्ब एकदम ही कट कर रखे हैं, अब वो सिर्फ प्रोटीन खा रहा है, तो क्या उसकी बॉडी प्रोटीन पचाएगी? नहीं, बिल्कुल पचाएगी। क्या उसकी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी नहीं निकालेगी? बिल्कुल निकालेगी। तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ और नहीं खा सकते, लेकिन अगर ऑप्शन रहेगा बॉडी के पास कि प्रोटीन या ग्लूकोज, तो बॉडी पहले ग्लूकोज की ओर भागेगी। ये एक थंब रूल है, बहुत पुराना साथी है। यस, आ जाओ मेरे भाई। तो यहां तक की हमने बात कर ली थी। अब देखते हैं कुछ और शब्द रह गए हैं कि नहीं, है ना। थोड़ा और शब्द देखते हैं, एक एक शब्द की क्लैरिटी लेंगे। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन हमें पता है, एक्टिव पैसिव प्रोसेस हमें पता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ टू ऑक्सीडाइज फूड पार्टिकल, ये शब्द रह गया। टू मेक एनर्जी, एनर्जी करेंसी की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आओ भैया ऑक्सीडेशन पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन पे आ जाओ। दो प्रकार की ऑक्सीडेशन होती है ना, दो प्रकार की ऑक्सीडेशन होती है रेस्पिरेशन में। इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स की आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन होती है, जरा गौर से सुनना मेरे भाई, आराम से सुना। दो टाइप की ऑक्सीडेशन होती है, पहली आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी आपकी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहली क्या हो गई आपकी, पहली हो गई कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और दूसरी क्या हो गई, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई। फर्स्ट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड दूसरी जो है ये क्या हो गई, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। आराम से देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन जितने बॉन्ड होंगे सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ऑल कार्बन कार्बन यानी कि सीसी बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, आर ब्रोकन, इनको तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पर है आपके पास ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं सर, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ये है C6H12O6, तो भैया 6 कार्बन होते हैं, तो आपने यहां पर 6 कार्बन बनाए, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन है, इन 6 के 6 कार्बन के आपने चीथड़े उड़ा दिए, हर कार्बन अलग अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहां पे 6 के 6 कार्बन साथ में जुड़े हुए थे और यहां पे 6 के 6 कार्बन जो है अलग हो गए, यानी कि आपके डिफरेंट CO2 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो यहां पे आपका मॉलिक्यूल था C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज को कर दिया मैंने ऑक्सीडाइज। अगर ग्लूकोज को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है, तो सारे के सारे आपके कार्बन अलग हो गए, तो आपके 6 CO2 बन गए। तो ये क्या बन गए, 6 कार्बन अलग हो गए, 6 CO2 बन गए, इसके साथ 6 आपके H2O बन गए, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है तो ATP निकली आपकी खूब सारी, ATP आपकी निकली। दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जितने कार्बन थे, 6 कार्बन है, 6 CO2 बन जाएंगे, एक एक कार्बन की धज्जी उड़ा दी, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, अगर एक भी बॉन्ड रह गया है, अगर सारे ही बॉन्ड टूट गए हैं, देन दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक भी बॉन्ड रह गया है, चाहे कोई भी रह गया, एक बॉन्ड रह गया, 2 बॉन्ड रह गए, 3 बॉन्ड रह गए, कितने भी बॉन्ड रह गए, अगर एक भी बॉन्ड रह गया है मिनिमम, तो आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सारे ही तोड़ने पड़ेंगे तब कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप कहेंगे। जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन में इवन इफ अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंटैक्ट, अगर एक भी छूट गया, इवन इफ अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंटैक्ट, the oxidation will be incomplete, the oxidation
विल बी इनकम्प्लीट। ऑक्सीडेशन जो है कैसी हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, यहां पर आपके पास ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ सकते हो, जैसे 3 कार्बन यहां 3 कार्बन यहां, तो भी भैया बॉन्ड रहेगा बीच में, बॉन्ड रह गए बीच में। यस गुरुजी बॉन्ड रह गए, है ना, ये बॉन्ड रह गए, ये बॉन्ड रह गए, बस हमने 2 टुकड़े किए हैं। अगर आप देखो तो इनमें से 4 को साथ रख दो, 4 को साथ रख दो और 2 को साथ रख दो, तो भी भैया सेम दिक्कत है, बॉन्ड तो रहेगा। इनमें से चाहे मेरे भाई आप 5 को साथ रख दो, इनमें से 5 को साथ रख दो और 1 को साथ रख दो, कुछ भी कर दो, अगर एक भी बॉन्ड बचा हुआ है, यहां देखो ये बॉन्ड बचा हुआ है, 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 यहां ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की बहन बची हुई है यहां पर, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये मेरे भाई इतने सारे बॉन्ड बचे हुए हैं, तो अगर एक भी बॉन्ड बचा हुआ होता, समझ लो सारे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया मेरे भाई, है ना। यहां पे लेट से एक नया डायग्राम बना लो, सब कुछ तोड़ दिया, यहां पर कह रहा हूं सब कुछ तोड़ दिया, आपके ये 2 जुड़े रह गए बस साथ में, बाकी चारों आपने अलग अलग कर दिया, 1 2 3 4, सब आपने तोड़ दिया, बस एक बॉन्ड भी जुड़ा रह गया तो भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है मेरे भाई, चाहे एक ही बॉन्ड क्यों ना बच गया, ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आ जाएगा। करेक्ट, ये है आपकी कहानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। बताओ मेरे बंधु, ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी, कंप्लीट में या इनकम्प्लीट में, खुद बताओ। लॉजिकल है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ रटनबाजी यहां पे करने की जरूरत नहीं है। रटवाना ही होता तो भाई इतना कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाता मैं, रटवाने के लिए बहुत कंटेंट है मेरे पास। दोनों में से ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगी, भाई सारे बॉन्ड टूट गए हैं, जितनी बड़ी गुल्लक उतने ज्यादा पैसे, यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यहां एनर्जी कम रिलीज होगी। तो आप कह सकते हो आए, यहां आप कह सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन yields less energy since some bonds are yet to be broken, are yet to be broken। कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो अभी भी टूटने रहते हैं, इसीलिए मेरे भाई यहां पे कम एनर्जी निकलेगी, यहां पे कंपैरेटिवली आपकी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ये बात सबको चमक गई है मेरे भाई बंधुओं को, सबको चमक गई है। यस गुरुजी चमक गई है ना, ये बात हमें चमक गई है। तो हमने एक एक शब्द को पकड़ लिया है, हमारी पहली स्लाइड से एक एक शब्द को हमने पकड़ा, हमने ऑक्सीडेशन शब्द को पकड़ा, एनर्जी शब्द को पकड़ा। अब एक और चीज हम लोग पकड़ सकते हैं विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक और चीज हम लोग पकड़ सकते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि कौन कौन सी चीजों को आप रेस्पायर कर सकते हो, मतलब किसी भी चीज को जाकर ऑक्सीजन से टकरा दूं और एनर्जी बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सच में रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी दे सकती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब, तो और मजा आ जाएगा। यस, यहां तक अगर आपने लिख लिया है एक बार डन बोल दीजिएगा इन द चैट सेक्शन, फिर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी और गहराई में चलते हैं और कुछ और शब्दों को डिकोड करते हैं, कुछ और शब्दों के चिथड़े उड़ा देते हैं। यस, आओ मेरे भाई आओ, मजा आ रहा है भाई पकड़ा पकड़ी में, बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ भैया साइड हो गया हूं भाई, मेरी बुरी शक्ल 5 मिनट भी नहीं झेल सकते, है ना, कंटेंट होते ही। अरे हट जाओ सर, हमारी नजरों से दूर हट जाया करो यार, पढ़ाते ही जो है थोबड़ा लेके साइड मर जाया करो। ठीक है यार, समझ सकता हूं, किसी दिन सुंदर हो गया तो इंतकाम ले लूंगा तुमसे, है ना। किसी दिन गलती से पूका मास्टर बन गया ना भाई, ब्यूटी एडिट बनने लगी है मेरी, समझ रहे हो, और ये तो मैंने मुका कुछ किया नहीं है, एडिटिंग चल रही है अलग प्रकार की। कई बार बच्चा जो है एडिट करके टैग कर देता है, मेरे भैया कितने प्यारे हैं, मैं कहा वाह, ऐसी इंसानियत भरी आंखों से मुझे किसी ने देखा क्यों नहीं आज तक। तो तुम लोग जितना प्यार करते हो इतना तो कोई करता नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा है, कितने दिनों में ये बीमारी ठीक हो जाती है, कब तक मुझे मिलेगा ये मुफ्त का प्यार। उसके बाद
अचानक से ही तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति बदल ना जाए, ऐसा अक्सर लोग मेरे साथ करते हैं। इससे पहले इमोशनल होकर रो पड़ूं, अगला स्लाइड निकाल लेता हूं यार, है ना। आओ, जीवन की गाड़ी है, चलती रहनी चाहिए। नाम है हमारे टॉपिक का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसे केमिकल। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है आपको पता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री के छात्र हो। सबस्ट्रेट मतलब ऐसा केमिकल जो आगे चल के प्रोडक्ट बनाए। भाई केमिकल इक्वेशन में दो ही तो चीजें हैं, यहां पर ए है, ये आपका बी में कन्वर्ट हो गया, समझ लो बीच में कोई कैटलिस्ट भी लगा, या एंजाइम बोल लो बायोलॉजी की भाषा में। तो जो ए है ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये जो बी है ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे केमिकल को सबस्ट्रेट कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जो रेस्पायर हो सके, जो एनर्जी बना सके, सिंपल सी बात है। यही तो बात हुई, जनरल लेवल पे अगर डिस्कशन करें तो यही तो बात होगी। तो आप क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट दीज आर द केमिकल्स, या दीज आर द मॉलिक्यूल्स which are oxidized to yield energy, जो हमें एनर्जी प्रदान करें, ताकत दें, महाबली बनाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। इन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बेसिस पे रेस्पिरेशन दो टाइप की हो सकती है। क्या कहा हमने, on the basis of respiratory substrates, on the basis of respiratory substrates, the respiration is of two types. The respiration is of two types. रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है। नाम से ही चीथड़े उड़ा देंगे मेरे भाई, तुमको अपना स्टाइल पता ही है, ये बीपू भाई का स्टाइल है, नाम में ही घुस जाएंगे खोपड़ी पर लगाकर नूरानी तेल, है ना। आओ और इसको फाड़ डालेंगे पूरे टॉपिक को ही। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है। पहली जो रेस्पिरेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहली रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। आए, पहली रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और दूसरी रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या कहा गुरुजी, पहली रेस्पिरेशन को हमने कहा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और दूसरी रेस्पिरेशन को हमने प्यार से कह दिया फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। खुद बताओ मेरे भाई, कौन सी रेस्पिरेशन में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पाया जाएगा। गुरुजी हम कैसे बताएं, अभी बता दोगे भाई। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है, नाम में घुस जाओ, PROT, है ना। क्या साउंड आया सर, प्रोटीन के 4 अल्फाबेट आए। तो यहां पर क्या कहेंगे हम लोग कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है। अगर आप प्रोटीन खा के उससे एनर्जी निकाल रहे हो तो मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कर रहे हो। मानते हो सर, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो सीधा नाम से ही डिकोड कर दिया, एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, नाम में घुस जाओ, FAT। यहां भैया रेस्पिरेटरी आपका जो सबस्ट्रेट है ये कौन है, यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ये कौन है, फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो फैट तो है, नाम से पता लग गया, प्लस कार्बोहाइड्रेट फैट के साथ है, करेक्ट। ये आपको देखने को मिला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में। और सबसे ज्यादा बेहतरीन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जिसको हमारी बॉडी पसंद करती है, प्यार करती है, जिसको चाहती है कि वो हमारे आसपास रहे, वो कौन है, ग्लूकोज। तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज इज आवर मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इस जैसा कोई नहीं, दुनिया में है लाख हंसी, इस जैसा कोई नहीं, ग्लूकोज ही ग्लूकोज हमें चाहिए।
हमारे दिमाग में भी ग्लूकोज ही घूमता रहता है, क्योंकि दिमाग को भी ग्लूकोज ही चाहिए होता है फॉर एनर्जी, है ना। दिमाग भी किसी और चीज को जो है आने नहीं देता, बोलता है ग्लूकोज ही चाहिए। यस। तो आपने देखा होगा मेरे भाई कि क्लास में भी ये होता है, कॉमनली टीचर्स भी करते हैं, है ना। कुछ चीजें ज्यादा फेवर करी जाती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ये गलत बात है, वैसे सबको बराबर देखना चाहिए, पर ये होता है। जैसे कि मेरी क्लास में मैं इंटेलिजेंट बच्चा था, तो मैं इंटेलिजेंट बच्चा था, तो मैं कैसा था, मैं घी जैसा था, मैं घी जैसा था, प्राइम बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा था, है ना। तो टीचर का फेवरेट, मैं का टीचर के डस्टर की धूल भी झड़े तो भाई की छाती पे गिरे, एकदम टीचर के मुंह पे ही चढ़ के बैठने की, अगर कुर्सी टीचर के मुंह पे ही रख के बैठने की इजाजत होती तो एकदम मतलब टीचर के एकदम पास यूं कि गुरुजी के मुंह से निकली हुई बात कोई और ना पकड़ ले, सबसे पहले मेरे ही मधुर कानों में जानी चाहिए गुरुजी की मधुर ध्वनि। कोई और जो है इधर उधर बात ना सुन ले गुरुजी की। मैं करूंगा, मैं डेट लिखूंगा बोर्ड पे चढ़ के। मैं तो मॉनिटर था, बहुत लंबे टाइम तक मॉनिटर था। तो कक्षा प्रभारी जो है, मैंने अपनी सीवी में भी लिखा हुआ है, अपनी गाड़ी के आगे वो ऐसे लाल पट्टी लगवा रखी है, क्लास मॉनिटर फ्रॉम 1st to 12th। तो जैसे बोर्ड है तो सुबह सुबह आके डेट चेंज करना, हिंदी वाली टीचर आए तो हिंदी टीचर आने से पहले ही झटपट इंग्लिश का मिटा के हिंदी में ही सुप्रभात लिख दिया कि टीचर ही कुछ हो जाए, अरे बाप रे सुप्रभात हो गया है सुबह सुबह, है ना। और कभी दोपहर में लेक्चर आ जाए तो सुमध्यान लिख देता था मैं। हाँ, मतलब संस्कृत वाले सर तो एकदम पकड़ ही ले, सर ही पकड़ लेते थे, क्या कर दिया है भाई, बच्चे इमोशनल कर दिया यार, गोद ले लूं भाई तेरे को, इतना बढ़िया बच्चा। तो कई बार जब मुझसे गलती हो जाती थी, तो अपन ना घी जैसे बच्चे हैं, यानी समझ लो घी में मक्खी गिर गई, गलती हो गई अगर मुझसे, मक्खी इस गलती, तो मक्खी बाहर, है ना। घी महंगा है, घी में अगर मक्खी गिर गई तो मक्खी बाहर। बाकी बच्चे थे 5 रुपए वाली चाय जैसे, है ना, चाय में अगर सेम मक्खी गिर जाए तो चाय ही बाहर, नहीं पियेंगे। तो यू नीड टू इंक्रीज योर वर्थ, है ना। तो आपकी गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इसी प्रकार से ग्लूकोज अगर छेड़खानी करे भी, इधर उधर की बातें करे, तो ग्लूकोज को माफी है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज है, परम मॉलिक्यूल है ना। उसको आना ही है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को ग्लूकोज लेना ही पड़ेगा। नो अदर ऑप्शंस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। इफ यू वांट टू ट्रेन योर ब्रेन, इफ यू वांट टू मेक योर ब्रेन हेल्दी, इफ यू वांट टू डू ऑल द फंक्शंस विद ईज, अल्टीमेटली यू नीड टू रिलाई ऑन ग्लूकोज, नथिंग एल्स। आप कोई और भी शुगर खाओगे, दे नीड टू गेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन ओनली योर एंजाइम्स वुड बी एबल टू एक्ट ऑन दैट। ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। तो ये है मेरे भाई प्राइमनेस ऑफ ग्लूकोज, बहुत तगड़ा मॉलिक्यूल है ना, बहुत फेवर्ड है भाई। यही है चमकता सितारा देश का, है ना। तो ये है हमारी प्रोटोप्लाज्मिक एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फैट के साथ आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटोप्लाज्मिक जो है दैट इज सेपरेटली प्रोटीन। तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हो इनके अलावा, जैसे अब इनसे हटके ही एकदम अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देख लेते हैं। क्या कुछ और नहीं खा सकते? खा सकते हैं गुरुजी, अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, है ना, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं 4 कार्बन के, 5 कार्बन के, ये भी आपके एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करे जा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑर्गेनिक एसिड भी है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, कई सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। मतलब कुछ भी खाओगे बॉडी में एनर्जी देने के काम आएगा ही। एक और चीज है जो खूब एनर्जी देती है, आई वुड रेकमेंड दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, पर आपने देखा होगा एक ऐसी चीज है जिसको लेने के बाद आदमी पगला जाता है। उसमें इतनी एनर्जी आती है कि वो अपने आप को भल्लाल देव समझ के सांड से ही टकरा जाता है। जो अपने सर से शटर खोलने की कोशिश करते हैं वो भी सर शटर पे दे मारने के बाद। और उस एनर्जी सोर्स का नाम है अल्कोहल। तो अल्कोहल, आफ्टर अ फ्यू वेरी रिच एनर्जी सबस्ट्रेट्स, अल्कोहल कम्स एट अ वेरी हाई पोजीशन। उससे बहुत एनर्जी मिलती है, लेकिन हाँ चाहिए नहीं हमें वो एनर्जी, क्योंकि उससे दिमाग भंड भी होता है, दिमाग खराब भी होता है। यस। अब ऐसी एनर्जी का क्या फायदा जिसमें पुलिस ही पकड़ के ले जाए, राइट। तो अल्कोहल इज ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट रिकमेंडेड, राइट। तो इसीलिए उससे तो बच के ही रहें। मेरे तो जीवन का उसूल है भाई, मैं तो अल्कोहल कभी नहीं पीऊंगा, ना मैंने पी है, ना कभी आगे पीने का मन है, ना कोई पिला पाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी बड़ाई कर रहा हूं, पर जो उसूल हैं वो इतने शार्प उसूल हैं कि उससे अपने को कोई हिला नहीं सकता मेरे भाई, है ना। आ जाओ। तो ये है अभी तक की कहानी। यहां तक की बात मेरे सारे भाइयों को समझ में आ चुकी है, झटपट बताइए। तो ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन हमारा हो चुका है, वाई वी नीड टू रेस्पायर ये भी हमारा हो चुका है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी हमारे हो चुके हैं। यानी पढ़ा हमने वही है जो सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है। थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया है, गेम को चेंज कर दिया है। हम लोग एक के ऊपर एक टॉपिक को खुद से ही पढ़ते जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे किताब में क्या है। करेक्ट। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आओ मेरे दोस्त, यहां तक देखते हैं किताब का कुछ दिखा भी है कि नहीं, हमें पता लगा यूं ही लगे पड़े हैं। क्वेश्चन मत करना अभी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या उन्हें अपना काम धंधा करने के लिए रोटी पानी खाना की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए जो है, चाहे वो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो चलने फिरने का काम हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो इवन ब्रीदिंग हो, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कनेक्टेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब आप ब्रीद करोगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी, उस ऑक्सीजन को यूज करके आप अपने सेल के अंदर एनर्जी बना सकते हो। तो ये बात आपको पता लग गई। अभी इसके अलावा जो है बातें हम लोगों ने करी नहीं है, सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा है, ठीक है। और बाकी भी हम लोगों ने अभी चीजें पढ़ी नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। यस, आ जाओ, अब कुछ और बातें करते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, उनके बारे में भी जानकारी जुटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आराम से सुनिएगा मेरे भाई। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन, टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन। करेक्ट। पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? एनर्जी इज रिलीज्ड इन मैनी स्मॉल स्टेप्स rather than in a big step। आप जब रेस्पिरेशन करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, अभी हम कई सारी पाथवेज पढ़ने वाले हैं, आपको पता लगेगा कि रेस्पिरेशन में कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनमें एनर्जी निकलती है, एक बड़े स्टेप में नहीं। क्योंकि एक बड़े स्टेप में अगर एनर्जी निकल गई तो आपका ही नुकसान है। सोच के देखो मेरे भाई, आप बैठे हो और आपकी बहन बैठी है, जैसे मेरी बहन है, आप भाई का भी एग्जांपल ले सकते हो। समझ लो मेरे हाथ में है कुरकुरे का पैकेट और मेरी बहन की पूरी पूरी नजर है मेरे कुरकुरे के ऊपर, क्योंकि खुद का जो है चटका के बैठ गई है कुरकुरे का पूरा पैकेट, और मैं जिसने आगे के लिए बचा के रखा था कि कभी भूख लगेगी तो खाऊंगा, अब मैं अपना कुरकुरे का पैकेट खोल रहा हूं। अब मेरे पास दो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं अपने कुरकुरे को खाने के, है ना। पहला तरीका यह है, हल्का सा कुरकुरे के पैकेट को काटा कैंची से, थोड़ा सा खुला और गुचुर 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 खाता रहा। देयर इज नो लॉस, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरे पैकेट के ऊपर है। पैकेट जो है उसको मैंने कलेजे से चिपका रखा है और छोटे से छेद में उंगली डाल डाल के ही कुरकुरा खाता जा रहा हूं, तो कोई चोरी का डर नहीं है। लेकिन अगर मैं मसीहा बनने की कोशिश करूंगा, अगर मैंने कुरकुरे का पैकेट जैसे नॉर्मली पकड़ के फाड़ते हैं वैसे फाड़ा और कुरकुरा अगर हवा में उछला, तो देयर इज अ हैवी लॉस, क्योंकि आधा जो है फिर मेरी बहन जो है उसी के ऊपर लेट जाएगी, जितना कुरकुरा जमीन पर बिखरा होगा उसी के ऊपर, कि हाँ भाई जितना मेरे हिस्से में आया वो मेरा, बचा हुआ तुम मसाला चाटो बैठ करके। तो अब क्या है, अगर मैं एक बड़े स्टेप में कुरकुरे के पैकेट को फाड़ देता हूं, मेरा ही नुकसान है। इतनी एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई कि मैं खुद ही ट्रैप नहीं कर पाया, आजू बाजू पड़ोसी ही लूट के ले गए, मेरा किला काफिया जो है पड़ोसियों ने ही लूट लिया। तो मेरे भाई अब इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाऊं, जिससे एनर्जी का लॉस हो कम, मेरे पास ज्यादातर माल जो है वो बचे। एंड में थोड़ा बहुत अगर एक दो कुरकुरे मुझे खुद को ऑफर करने हैं तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। यस, तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन मेनी स्मॉल स्टेप्स रेदर देन अ बिग स्टेप। दिस इज to prevent loss of energy, as हीट के फॉर्मेट में लॉस ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे भाई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो एनर्जी हल्के हल्के रिलीज हो, दूसरा जो एनर्जी है जो बन रही है, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड फ्री। ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी बनी उसको फ्री छोड़ दिया, अब नहीं मेरे भाई, ऐसे तो और लॉस हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एटीपी बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। एटीपी की जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। तो आप क्या करते हो यहां पे, वी ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन देम,
टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन देम। कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी निकाली, है ना। नाउ दिस एनर्जी इज coupled with ATP synthesis so that ATP can be used further. ATP can be used further. ठीक है जी, एकदम करेक्ट। तो हमने क्या किया, ये जो एनर्जी निकल रही है इस एनर्जी को एटीपी की फॉर्मेट में स्टोर कर लिया। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, एटीपी को तोड़ेंगे और एनर्जी निकाल लेंगे। यानी 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, एक तो सारी की सारी एनर्जी जो है एक ही बड़े स्टेप में नहीं निकल रही, क्योंकि एक ही साथ बहुत एनर्जी निकलेगी तो हम खुद ही उसको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स में एनर्जी निकालते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स क्या है, छोटे छोटे स्टेप क्या है, दीज स्मॉल स्टेप्स आर, आप लिख सकते हो यहां पे अगर आप नोट बनाना चाहते हो तो, दीज स्मॉल स्टेप्स आर दी स्मॉल स्टेप्स आर, जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आगे आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज जो है क्या दिखाती है, ग्लाइकोलिसिस, फिर आपका दिखाती है लिंक रिएक्शन, फिर आपका दिखाती है क्रैब साइकिल। यही 4 हमारे टॉपिक हैं आगे के, और कुछ नहीं, यही पढ़ने हम। एंड चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम बैंक बोल रहे थे, ईटीएस। तो कहां कहां होते हैं मेरे भाई ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। जो आपका लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल है ये कहां होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। एंड मेरे दोस्त जो सबसे आखिरी वाला आपका प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहां होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और इनमें भी कई सारे फर्दर स्टेप्स हैं मेरे भाई, जैसे ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस में ही 10 स्टेप है। लिंक रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, क्रैब साइकिल में भी आपके कई सारे स्टेप्स हैं, ईटीएस में भी कई सारे स्टेप्स हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये आपके टोटल मिला के हो जाएंगे 25-30 के आसपास। तो इतने सारे स्टेप्स में धीरे 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 एनर्जी निकलती रहती है, ना कि एक बड़े स्टेप में। और यहां पर आपने जो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े, जो एनर्जी निकाली, वो आपने एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर कर ली। अब एटीपी को आप फर्दर आगे काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल सी बात। यस, प्रोकैरियोट में कहां होगा, प्रोकैरियोट में कहां होगा खुद बताओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट में है नहीं, साइटोप्लाज्म तो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में है, तो साइटोप्लाज्म इज अ यूनिवर्सल थिंग। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये तो सब में होगी, तो साइटोप्लाज्म में होगा मेरे भाई एनर्जी जनरेशन इन प्रोकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है भाई, प्रोकैरियोट जो है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो उसमें सारा का सारा काम साइटोप्लाज्म में होगा, सिंपल सी बात है। और एनर्जी जनरेशन के लिए और क्या होता है बैक्टीरिया में, खुद बताओ, तुम खुद बताओ भाई, पढ़ के आए हो ना, यहां तक पढ़े लिखे आदमी हो। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में जो काम एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोकैरियोट में वही काम कौन करता है, एम फॉर मीजोजोम। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, अमेजिंग, मीजोजोम। तो आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन है जिसपे इनफोल्डिंग होती है, क्रिस्टा कहते हैं। तो ऐसे क्रिस्टा प्रोकैरियोटिक सेल में कहां देखने को मिले थे भाई, ये प्रोकैरियोट की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन भी ट्यूब्यूल, वेसाइकल और लैमेली की फॉर्मेट में फोल्ड हो सकती है। तो इनफोल्डिंग कौन बना रहा था, मीजोजोम ही तो बना रहा था। तो मीजोजोम जो है ये भी आपका एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर सकता है, जिससे आपका अच्छे तरीके से क्या हो पाए, एनर्जी जनरेशन हो पाए। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, हर ऑर्गेनिज्म में हो सकती है ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रही है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे अनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, साइटोप्लाज्म तो होगा ही। तो दैट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। बाकी सारे जो जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहे हैं सिर्फ यूकैरियोट में होंगे, प्रोकैरियोट्स में कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि मीजोजोम कर रहा होगा। करेक्ट है, ये आपने देखा, ये आपने सीखा, इतनी बात आपको चमक उठी, तो झटपट बताओ, फटफट बताओ। करेक्ट, इतनी बात हमको समझ में आ गई। यस, बता दो ना किस कलर की बात समझ में आ गई है तुम सभी को। यस, स्टेप 2 नहीं समझ में आया, आ जाओ मेरे भाई। भाई देखो,
आपने ग्लूकोज को तोड़ा, तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में क्या तोड़ोगे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तो तोड़ोगे। ये जितने बॉन्ड टूटते जाएंगे एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अब अगर ये एनर्जी सेल में मुफ्त में पड़ी हुई है तो वेस्ट ही हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी बनी है इसको एटीपी बनाने के काम में ले लेते हो, एडीपी के साथ फॉस्फेट जोड़ देते हो, एटीपी बन जाता है। जब एटीपी की जरूरत पड़े दोबारा से एडीपी बना लो और इस बॉन्ड को तोड़ के दोबारा से खुद एनर्जी निकाल लो, है ना। यानी जब एनर्जी स्टोर करनी है एटीपी बना के रख दो, जब एनर्जी यूज करनी है एटीपी को फोड़ के एनर्जी निकाल लो, सिंपल सी बात है। यस, आ जाओ मेरे भाई, सारे कलर की बात आ गई है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, रंग बिरंगा कर दिया है पूरा का पूरा चैट सेक्शन, है ना। आइए, तो अब तो एनसीईआरटी से कुछ पढ़ाई नहीं है यार, क्या ही रीडिंग मारे। और बताओ, और कोई बात करनी है, और बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रिलेशन देखते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है। हाँ हाँ, टाइम तो पूरा है। एक और स्लाइड लिखते हैं, प्यारी स्लाइड लिखते हैं। आओ आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, आओ मेरे भाई। लेट्स लिंक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, मजा आएगा अगले चैप्टर में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पे कर लो लिंक ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, हेडिंग लगाओ, लिंक ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी। बस ये लास्ट स्लाइड बनवा देता हूं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, है ना। थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूं, टेढ़ा हो गया है हमारा हेडिंग, इसको सीधा कर देता हूं। ठीक है, आओ मेरे बंधु, झटपट शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कैसे होती है। सर फोटोसिंथेसिस नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले फोटो यानी सनलाइट की बात आएगी, सनलाइट की बात आएगी। तो सूरज की एनर्जी को हम लोग यूज करके खाना बनाएंगे, यानी प्लांट्स खाना बनाएंगे, तो यह है सन। ये कौन है, हमारे सूरज दादा हैं। यह है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं क्या, सन। अब ये जो सन है, इन्होंने प्लांट पे एनर्जी बरसाई, तो यह है आपका प्लांट, इस पे इन्होंने एनर्जी बरसा दी। तो ये हमने एक पेड़ बनाया, यह है पेड़ का तना, यह है पेड़ का तना, और इस तने के ऊपर हमने क्या लगा दी, पत्ती लगा दी। ठीक है, यह आपका पेड़ है। अब इस पेड़ के ऊपर सूरज ने क्या बरसा दिया भैया, सनलाइट बरसा दी। ठीक है, सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा, सिर्फ हरे भरे पार्ट कैप्चर करेंगे या पूरा पेड़ ही कैप्चर कर लेगा। गुरुजी पूरा पेड़ कैप्चर नहीं कर सकता, सिर्फ हरे भरे पार्ट ही कैप्चर करेंगे, वही फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जब हरे भरे पार्ट सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो यहां से हमारे पास क्या आई, लाइट एनर्जी, यहां से हमारे पास क्या आई, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट पार्ट्स, बाय ग्रीन प्लांट पार्ट्स। ठीक है, लाइट एनर्जी जो है ये ट्रैप करी ग्रीन प्लांट पार्ट्स ने, तो हरे भरे पार्ट्स क्या बना लेंगे, आप खुद बताइए। यहां पर आप कहेंगे ग्रीन प्लांट पार्ट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो ग्रीन प्लांट पार्ट ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, नए नए केमिकल्स बना लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट बना लिए। एंड मुझे बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला पार्ट जो है ये खाना बना पाएगा, नहीं गुरुजी, ये तो नॉन ग्रीन पार्ट है, खाना नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये जो हरे भरे पत्ते हैं यही आपका स्टेम पे और रूट पे खाना भेज रहे होंगे, सिंपल सी बात है। यस, तो आप क्या कहेंगे कि स्टेम एंड रूट, that is non-green parts, that is non-green parts gets food from leaves। तो पत्तियां जो हैं, हरे पार्ट जो है, यही नॉन ग्रीन पार्ट्स के पास भी फूड पहुंचाते हैं, एकदम सही बात है। अब ये जो आपके पेड़ हैं इनको क्या कहा जाता है प्यार से, अब ये जो पेड़ हैं इनको क्या कहा जाता है प्यार से,
the organisms which makes their own food, खुद बताओ क्या कहते हैं इन्हें? The organisms which makes their own food are called ऑटोट्रॉफ्स। खुद का खाना खुद बनाने वाले, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोट्रॉफ्स। और प्रोड्यूसर, किस चीज के प्रोड्यूसर? फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं गुरुजी, खाने के प्रोड्यूसर। खाना प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे भाई? एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी खुद का खाना खुद बनाता है, यूग्लिनॉइड अपना खाना खुद बनाता है, डाइनोफ्लैजेलेट अपना खाना खुद बनाता है। क्या ये सारे के सारे आपके प्रोड्यूसर हो जाएंगे? बिल्कुल गुरुजी, ये प्रोड्यूसर हो जाएंगे। तो ये प्रोड्यूसर क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फूड में क्या बनाते हैं? दे यूजुअली मेक शुगर्स, लाइक ग्लूकोज, लाइक सुक्रोज। एंड ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये सारी शुगर्स आपके प्लांट्स वगैरह में बनती हैं, देखने को मिलती हैं। तो पेड़ ने अपना खाना बनाया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब इस पेड़ को कौन खा जाएगा? इस पेड़ को खा जाएगी गोट। तो हम एक बकरी बना लेते हैं, है ना। अब बकरी मेरी थोड़ी अजीब सी बनेगी, उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। ये हमारी बकरी है, इसके कान बना देते हैं। ये हमारी बकरी है, नीचे स्केट बोर्ड लगा देते हैं जिससे बकरी जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाए। लोमड़ी और कुत्ते के मिश्रण से बना हुआ एक जीव जो कि ट्रक के नीचे कुचला गया, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसी को इसी को हम लोग अपनी बकरी बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं गोट, है ना। इसी को गोट बोल देते हैं। तो गोट क्या होता है? गोट होता है सर हर्बीवोर, यानी ये तो हरा भरा पत्ता खाता है, यानी प्लांट खाता है। तो क्या ये प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? यस, आप कह सकते हैं इट इज हर्बीवोर। प्लांट को सबसे पहले यही खाएगा। तो क्या ये फर्स्ट कंज्यूमर है? भाई प्लांट तो प्रोड्यूसर है, बनाता है, उसको पहले कौन खा रहा है? सबसे पहले कंज्यूमर। तो ये फर्स्ट कंज्यूमर हुआ। यस गुरुजी, फर्स्ट कंज्यूमर हो गया। ये गोट है जिसको हमने हर्बीवोर कहा, ये फर्स्ट कंज्यूमर है। एंड मेरे दोस्त, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट। प्लांट को डायरेक्टली यही खाता है, बीच में कोई मीडिएटर है नहीं। अब भैया इसको कौन खाएगा? अब ये भी बड़ा चहक रहा था, इसको खाने के लिए कौन आ गया? शेर आ गया। अब शेर मैं बढ़िया बनाऊंगा, देखना तुम, मेरी काबिलियत को चैलेंज कर दिया है तुमने। शेर मैं बढ़िया बनाऊंगा, मुंह इसका बकरी जैसा ही रखूंगा, पर ओवरऑल इसको बढ़िया कर दूंगा मैं। ताबड़तोड़ शेर बनेगा, ऐसा शेर बनेगा कि शेर व शायरी भी शर्मा जाएगी कि ये क्या शेर बना है। आप खुद कहोगे वाह वाह गुरुजी क्या शेर मारा है। बैठा हुआ बनाऊंगा, आधा दिखेगा तो बढ़िया लगेगा। पूरे का कबाड़ा करने से अच्छा आधे का ही कबाड़ा करूं। ये आपका बैठा हुआ शेर है, ये इसकी मार्किंग बना देता हूं, है ना। ये यहां मैंने मार्किंग बना दी है। ये है हमारा शेर, ठीक है। कलर भी भरूंगा, कलाकारी हो तो पूरी हो वरना ना हो। अभी शेर बना देता हूं, सिद्धू पाजी का शेर बना दिया है। आओ मेरे भाई, तुम भी बनाओ। शेर भी सोच रहा है अच्छा हुआ जंगल में बैठा हूं, तेरे स्टूडियो में होता तो तुझे फाड़ देता इस बात पे। अगर सच में शेर मेरे सामने बैठा होता, ये ड्राइंग मजनू भाई वाली ड्राइंग देख के, तो पक्का मेरे मुंह पे पंजा मार देता, है ना। आज मेरी आखिरी क्लास होती है, अभी मुझे खाकर मेरे ग्लूकोज से एटीपी बना रहा होता शेर, है ना। पर कोई बात नहीं, ये जंगल में बैठा है तभी मैं इतनी बकैती कर पा रहा हूं। आमने सामने होता तो क्या ही करते। ये है हमारा मिस्टर शेर। यस, ये है टाइगर। टाइगर जिंदा है, ये ड्राइंग देख लेता तो मर जाता पक्का, अभी तक तो जिंदा है। आओ भैया, ये टाइगर है। मुझे बताओ इसके कुछ कारनामे, इसके कुछ फीचर। हर्बीवोर की जगह ये क्या है? ये तो जानवर को खाएगा, गोट को खाएगा। तो क्या है? कार्निवोर है।
यस गुरुजी, कार्निवोर है। और फर्स्ट कंज्यूमर ना होके सेकेंडरी कंज्यूमर है। भैया पहले आपके पेड़ को गोट ने खाया और अब गोट में जो एनर्जी आई है पेड़ से उसको शेर खा लेगा। डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट नहीं भैया, डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा सकता। प्लांट की एनर्जी गोट में आई, अब प्लांट की एनर्जी गोट के थ्रू शेर में आएगी, तो इट इज इनडायरेक्ट कंज्यूमर ऑफ प्लांट। तो इट डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। एनर्जी तो सब में प्लांट से ही आ रही है ऑर्गेनिजम्स में, पर कोई डायरेक्टली प्लांट को खा ले रहा है, कोई उस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है जिसने प्लांट खाया है। डिपेंड्स डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ये ठीक है, करेक्ट। अब समझ लो ये शेर जो है, टाइगर जिंदा है, लेकिन समझ लो टाइगर जिंदा नहीं रहा, मर गया, है ना। टाइगर जिंदा नहीं रहा, मर गया, है ना। शेर और मेरी झड़प हो गई थी, दो ही दिए शेर ने मेरे मुंह पे, है ना। लेकिन उसके बाद जो है तुम्हें पता है क्या हो गया, शेर जो है इस दुनिया से गायब हो गया। उसको पता लग गया उसने किससे पंगा लिया है। मैं अपनी पोशाक पहन के आया बैटमैन की, है ना, और शेर को जो है दबोच लिया मैंने अपने पंजे के नीचे। शेर मर गया, तो इस पे कौन आएंगे, नीचे लिखता हूं फिर ऊपर कॉपी कर लूंगा। तो यहां पे कौन आएंगे, सेप्रोफाइट्स, गले सड़े मैटर को खाने वाले। सेप्रोफाइट्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। सेप्रोफाइट्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस will feed on dead and decaying body of tiger and decaying body of tiger। तो शेर जो अपने मन में इतना चौड़ा हो रहा था, इसको भी छोटे छोटे आंखों से ना दिखाई देने वाले बैक्टीरिया चुन चुन के खा रहे हैं। टाइम की बात है मेरे भाई, है ना। तो ये आपको पूरी कहानी देखने को मिली। यस, तो सूरज की रोशनी आई, प्लांट ने खाना बनाया। प्लांट का हर पार्ट खाना नहीं बना सकता, जो प्लांट का पार्ट खाना बना सकता था उसने खाना बनाया, बाकी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लांट को खा लिया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खा लिया कार्निवोर ने। और किसी की भी डेथ होगी, चाहे गोट की डेथ हो, चाहे शेर की डेथ हो, चाहे प्लांट की डेथ हो, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कौन आ जाएगा, आपका फंगस और बैक्टीरिया आ जाएंगे। आपका यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, डीकंपोजर्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। यहां तक की बातें मेरे सारे के सारे दोस्तों को, भाइयों को समझ में आई? झटपट बता दो, फटफट बता दो। यस, बस इतना ही आपको आज इतना पढ़ा दिया है, बहुत है। टाइम भी होने वाला होगा शायद, नॉट श्योर। 2:37 बहुत टाइम पड़ा हुआ है यार, बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, पर ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के हिसाब से ठीक पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लिया। क्योंकि अगला टॉपिक अगर मैं छेड़ूंगा तो लंबा जाएगा, फिर बहुत लंबा जाएगा, 1-1.5 घंटे का जाएगा, तो अभी उसको रहने ही देते हैं। आओ मेरे भाई एनसीईआरटी की डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। भैया जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ये एनर्जी हमें मिलती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमने खाए हैं, फूड, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। यस, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं। कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका नाम नहीं दिया है, जैसे यूग्लिनॉइड है, डाइनोफ्लैजेलेट है, क्राइजोफाइट है, हमें पता है। तो काफी ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से, जिसमें आप लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे होते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च नाम के कार्बोहाइड्रेट आपने बना लिए होते हैं। अब ग्रीन प्लांट जो है, इसके भी सारे पार्ट खुद खाना नहीं बना सकते, तो जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जो खाना नहीं बना रहे हैं, उस तक जो लीफ है खुद खाना पहुंचा देगी। फिर उसके बाद ये जो प्लांट है, इनको कौन खाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। एंड जो भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उन पे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस जो है या बैक्टीरिया जो है, ये आकर के ग्रो कर जाते हैं और डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करके उन्हें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप खाने पीने की चीजों को अच्छे से ऑक्सीडाइज करके एटीपी बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। बच्चा बच्चा जानता है, लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। जबकि अगर आप देखें रेस्पिरेशन को, तो रेस्पिरेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जैसे कि आपका क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पर आप क्या करते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ते हो। जैसे अगर आपका ग्लूकोज है, तो उसके जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इनको हम तोड़ देंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू, और जो भी एनर्जी आएगी
उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी में, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिन चीजों को तोड़ के हम एनर्जी निकाल रहे हैं इनका नाम होता है क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट जो है इनको भी तोड़ करके हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम प्रोटीन को भी तोड़ सकते हैं, फैट को भी तोड़ सकते हैं, इनफैक्ट ऑर्गेनिक एसिड को भी तोड़ सकते हैं, जिससे कि हम एनर्जी निकाल सकें। सो जो भी एनर्जी निकलती है इसको हम फ्री नहीं छोड़ते, बल्कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेट में ट्रैप कर लेते हैं। और एक बड़े सिंगल स्टेप में हम एनर्जी नहीं निकालते, बल्कि छोटे छोटे स्टेप में हम लोग एनर्जी निकालते हैं, जिससे हमारे वो एनर्जी काम आ पाए, हीट की फॉर्मेट में लॉस ना हो। एंड कई कार्बन मॉलिक्यूल्स जो बच जाते हैं बीच बीच में, इनको हम लोग एज अ प्रिकर्सर यूज करते हैं। ये पॉइंट आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं आपको जनरली बता देता हूं कि क्या है, आराम से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि मैंने ग्लूकोज को तोड़ा और इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन करी। मैं कह रहा हूं मैंने ग्लूकोज को तोड़ा और इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन करी। जैसे मेरा ग्लूकोज है, मैंने इसको तोड़ा और ये 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े बन गए मेरे पास। तो मैंने एक बॉन्ड तो तोड़ा है। देखो ये ग्लूकोज था, मैंने खटाक करके ये वाला बॉन्ड तोड़ा, टुड़ुक, तो आपके 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े हो गए। कोई बॉन्ड तो मैंने तोड़ा है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो निकली होगी, यस सर। लेकिन ये जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स बच गए हैं 3 कार्बन के, हो सकता है ये आगे मना कर दें कि भैया मैं आगे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो अगर ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कुछ और बना लेंगे। भाई हमारी बॉडी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये कुछ और बनाने लग जाएंगे, कोई और मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, राइट। तो ये आप क्या कह सकते हो, यहां पे लिख भी सकते हो, जगह है तो लिख सकते हो, वरना नीचे नोट बना के लिख सकते हो। कार्बन स्केलेटल, ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं, 3-3 कार्बन के, 4 कार्बन के, 2 कार्बन के, कार्बन स्केलेटल produced during respiration can yield different molecules। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ये बात आपको चमक गई, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आइए, ये हमने देख लिया। डू प्लांट्स ब्रीथ, ये टॉपिक हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सुझाव है, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो आई डू दिस, अदरवाइज आई वोंट डू दिस। आराम से सुनो। अगर मेरे पास कल टाइम रहता है, कल ऑलरेडी मेरी मीटिंग्स फिक्स्ड हैं और सुबह मेरा एक सेशन है, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं वो सीरीज क्या है मेरे भाई, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आज सुबह भी मैंने 3 घंटे पहले उसकी रिकॉर्डिंग करी है एंड देन मैं आपकी क्लास लेने आया हूं, इसीलिए मेरी शक्ल ऐसी थकीली लग रही है। पर हाँ, हालांकि हमारा सेशन बहुत एनर्जेटिक था, तो हो सकता है आपको ना भी पकड़ में आया हो। तो एक सीरीज आ रही है, उस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। जारविस आर्मी में खुशी की लहर फूट जानी चाहिए इससे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में एनसीईआरटी अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में, अच्छे प्यारे प्यारे से डायग्राम्स के फॉर्मेट में। तो एक जो आपका लेक्चर है वो लगभग 2.5 से 3 घंटे का होगा, और 3 घंटे में आप इसे अपनी स्पीड पे देखेंगे, आप 2x पे देखेंगे तो पेपर से पहले 1.5 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है बैच में तो जाने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं। कंप्लीट बॉटनी कराऊंगा मैं, एंड टू एंड 11, 12 सब रिवीजन के प्रोस्पेक्ट से देख सकते हो। और अगर रिवीजन के लिए हमारे समरी लेक्चर देख रहे हो तो मोर देन इनफ है, जाके कभी मन करे तो हाजिरी लगा सकते हो। पहला लेक्चर देख लेना रिवीजन लेक्चर से, क्योंकि थोड़ा डिटेल्ड है तो आपको समझ में आएगा। और बैच से ऑब्वियसली, क्योंकि कम टाइम में पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो बैच तो अलग ही लेवल की चीज है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को एकदम लाइन टू लाइन टिप्स पे करना चाहते हैं, एक बार मंडे को पहला लेक्चर आएगा शाम को 4-5 बजे के आसपास। कल लॉन्च हो जाएगी सीरीज संडे को। मंडे को पहला लेक्चर देख लेना, ऊपर ऊपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो उसके बाद देखनी है नहीं देखनी, दैट इज टोटली योर कॉल। मैं आपको एक जेन्युइन सुझाव दूंगा, मैं कोई व्यूज का भूखा नहीं हूं कि हाँ भाई मेरी सीरीज आ रही है जाओ देखो। मेरे लिए आपका टाइम बहुत मैटर करता है। मैं सिंपल सुझाव यही रखूंगा कि अगर आपका बैच में सब कुछ ठीक चल रहा है, बैच में अगर आप समरी सेशंस टाइमली देख रहे हो, है ना, जो कि आगे समरी सेशंस में अगले वीक तक या उससे अगले वीक तक सारे के सारे ही कवर कर दूंगा, जितना अभी तक हमने पढ़ा होगा उतना। तो अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी सीरीज पे भागने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकर के मुझे देखना चाहिए, तो कंपटीशन वाला चैनल पे, जो कि हमारा मेन चैनल है नीट का, कंपटीशन वाला चैनल पे कल सीरीज लॉन्च हो जाएगी। परसों जो है आप देख सकते हो। बॉटनी जूलॉजी दोनों आएंगी, जूलॉजी तुलिका मैम ले रही हैं और पूरी बॉटनी मैं ले रहा हूं, और रिकॉर्डेड सीरीज है, तो आराम से आप अपने पेज पे देख सकते हो। हर मंडे और थर्सडे एक सेशन आएगा। मंडे को मेरा सेशन आएगा, थर्सडे को तुलिका मैम का सेशन आएगा, तो आप जूलॉजी बॉटनी एकदम पैरेलली देख सकते हो। सो दिस इज अ स्मॉल अपडेट। तो ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा था, आधे से ज्यादा रिकॉर्ड हो चुका है मेरा सेल। बहुत प्यारा लेक्चर बना है, चाहो तो देखना। बैच में सब कुछ ठीक चल रहा है तो चाहो तो मत भी देखना, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, है ना। फिजिक्स में एनसीईआरटी अभी लाइन बाय लाइन का कोई सेंस है नहीं, इसीलिए वो हम लोगों ने लॉन्च नहीं की है।
आओ भैया कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद कर देते हैं आपकी छुट्टी, है ना। कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं। पहले कलाकारी कर लूं भाई, है ना। हाँ, आ जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहां पे हैं, ये रहे, आइए। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आराम से देखना मेरे भाई, ये मैं करा चुका हूं। हिंट दे देता हूं, यहां पे शब्द लिख लो कंप्लीट रेस्पिरेशन, हिंट हो जाएगा। अब मार्क कर दो कंप्लीट रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन के, एंड प्रोडक्ट क्या है भाई। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, ग्लूकोज को तोड़ रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ग्लूकोज तोड़ा तो आपके पास है C6H12O6, इसे तोड़ा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, 6 कार्बन अलग अलग हो गए, तो 6 तो हो गए CO2। वाटर अलग अलग हो गए, यहां पे देखो ना H2O वाटर भी है, और साथ में निकली एनर्जी। ये 3 ही चीजें बनती हैं, इसके अलावा कोई चौथी चीज बनती नहीं है। तो देख लो मेरे भाई क्या क्या आएगा, शुगर बनेगा भैया, फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रही है कि शुगर बनेगा, स्टार्च बनेगा, फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रही है, वाटर और एनर्जी बनेगी। मेन चीज तो आपने कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ा है, तो कार्बन तो बना दो, तो कार्बन बनेगा, वाटर बनेगा, एंड साथ में एनर्जी आएगी, सबसे बेस्ट है। ये भी हो सकता है वाटर और एनर्जी तो बन ही रहे हैं, है ना, वाटर और एनर्जी तो बन ही रहे हैं, लेकिन कार्बन भी तो है। तो जब भी आपके पास 2 चॉइसेस हो तो बेस्ट चॉइस की तरफ भागा जाए, एंड उत्तर जो है आपका क्या आ जाएगा, मिस्टर ए आ जाएगा, जो कि 85% लोगों ने कर दिया है। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंगस, बोलने की जरूरत नहीं है। फंगस कैसे हैं आपके, सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक आपके हो सकते हैं, मेजरली डीकंपोजर होते हैं यानी सेप्रोफाइट्स। अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा, 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए, आराम से पढ़िएगा इस सवाल को। इफ ए इज साइटोप्लाज्म एंड बी इज माइटोकॉन्ड्रिया देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए अगर साइटोप्लाज्म है, बी अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सही बात का पता लगाओ कि साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन कहां कहां होगा, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। भाई प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो प्रोकैरियोट में बी का तो नामो निशान होना ही नहीं चाहिए, बी का तो नामो निशान होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट, सिर्फ ए हो सकता है, यानी साइटोप्लाज्म, तो ए बी सी में से कोई एक आंसर है। ए साइटोप्लाज्म है, बी माइटोकॉन्ड्रिया, तो यूकैरियोट्स में क्या होंगे, दोनों ही होंगे। साइटोप्लाज्म तो यूनिवर्सल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, चाहे आप प्लांट की बात करो चाहे एनिमल की बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही। तो आपका ए और बी दोनों होने चाहिए, तो ए और बी इन दो में ही लिखे हुए थे, ये पहले ही एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ ए और सिर्फ बी हो नहीं सकता, तो उत्तर आपका चूरा बच्चन निकल करके आ जाएगा। यानी प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी है जहां पे रेस्पिरेशन होगी। तो मेरे भाई उत्तर क्या आ जाता है आपका, मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन आ जाता है, तो आंसर बन जाता है हमारा मिस्टर सी। लगभग 65% बच्चों ने सॉल्व किया है। ए कई लोगों ने गलती कर दी है मेरे भाई, यहां पर देखिए, ए कई लोगों ने गलती की है। यहां माइटोकॉन्ड्रिया भाई अलग से साइटोप्लाज्म के बगल में आज ही मैंने लिखवाया है यूनिवर्सल, और जब पहले दिन से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था साइटोलॉजी, उस दिन भी यूनिवर्सल लिखवाया था। ब्लंडर ओपी इन द चैट प्लीज, फटाफट बोलो एक बार फटाफट ब्लंडर को एक्नॉलेज करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला सवाल देखिए, रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन, यहां भी फंसोगे लग रहा है मुझे। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ऑप्शन देखते हैं कितने कंफ्यूजिंग है, आराम से कर ले जाओगे, आसान है, ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं है इसीलिए। रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन, भाई खाना है और ऑक्सीजन है, इसके बीच में लड़ाई हो रही है। तो देखो यहां पे ग्लूकोज और CO2 ऑक्सीजन ही नहीं है, लड़ाई कैसे होगी। ग्लूकोज और सुक्रोज ऑक्सीजन ही नहीं है, लड़ाई कैसे होगी। ग्लूकोज और कार्बन ऑक्सीजन ही नहीं है, लड़ाई कैसे होगी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा, लड़ाई हो जाएगी, अर्जन वैली का युद्ध हो जाएगा। और मेरे भाई यहां पर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करने के बाद ग्लूकोज के चीथड़े उड़ा देगा। सो ओवरऑल आंसर बिकम्स मिस्टर ए। ए जो है अपना बच्चन, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी आसान सवाल था जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, पर आज हमने बेसिक ही पढ़े हैं नियम, तो क्या कर सकते हैं इसमें भी। बताओ इतने लोगों ने कबाड़ा किया है भाई। रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन सी चीज चाहिए कि रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए। सिर्फ ग्लूकोज और CO2 होगा, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा बिना ऑक्सीजन के, या सिर्फ ग्लूकोज और सुक्रोज है। ग्लूकोज तो ग्लूकोन डी के डब्बे में ही पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, एंजाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा। भाई चाहिए ना, दो चीजें तो चाहिए जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं एटलीस्ट। आ जाओ, अब इसमें 30 सेकंड का टाइम देना चाहिए, पर 45 सेकंड दे देता हूं बिकॉज आज परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। आराम से देखो, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लांट्स टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है ग्लूकोज को, या ग्लूकोज से कैसे एनर्जी निकालें। अब यहां देखो क्वेश्चन से ही उल्टा बोल दिया है गुरुजी ने, क्या रिड्यूस कर दें ग्लूकोज को, क्या रिड्यूस कर दें। भाई क्वेश्चन में ही बोला ऑक्सीडाइज करना है, तो रिड्यूस क्यों करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे सेवरल लार्ज स्टेप्स में,
या सेवरल स्मॉल स्टेप्स में? भाई लार्ज स्टेप में क्यों करेंगे? एक बार में कुरकुरे का पैकेट फाड़ूंगा तो बहन उठा के ले जाएगी। छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में एक एक करके खाऊंगा खुद के मन की शांति के लिए, तो यहां पर मेरा लॉस कम होगा, हीट की फॉर्मेट में लॉस कम होगा। तो उत्तर क्या बन जाता है मेरा? मिस्टर 2 बन जाता है, मिस्टर भूरा बन जाता है। दैट बिकम्स माई राइट आंसर। करेक्ट। आ जाओ। हालांकि इतना बड़ा सवाल था नहीं, 45 सेकंड देकर मैंने गलती कर दी है, बट दैट्स फाइन। एक बार चेक कर लेते हैं इतना टाइम देने के बाद भी कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, लेट्स चेक। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। आइए, लगभग 90% लोगों ने करेक्ट कर दिया है, बहुत शानदार। आइए, सागर के लड्डू ने टॉप कर दिया है। बढ़िया लड्डू भाई, लड्डू बांटो इसी बात पे। शिवांग शर्मा, तौसीक, युवान, आयुष, मयंक, राहुल, पूर्व एंड आतिफ आर इन टॉप रैंक। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये जनरल बातें थी। अब देखो, मैं आपको कुछ कहूंगा और उसको गौर से सुनना है। हमारा एक चिंदी सा टॉपिक है, छुटका सा टॉपिक, डू प्लांट्स ब्रीथ। ये जो टॉपिक है मुश्किल से 1 पेज का टॉपिक है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, देखने में बहुत बहुत बड़ा खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। एक स्लाइड पे एक डायग्राम बनाऊंगा, 2-3 बातें लिखवाऊंगा, ये टॉपिक डन हो जाएगा। अगर मेरे पास कल टाइम होता है, कल आई हैव सम शेड्यूल्ड मीटिंग्स, जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना है, उसमें भी टाइम लगेगा और एक एक्स्ट्रा क्लास है। अगर मुझे रात को भी टाइम मिलता है कल, तो मैं आराम से 30 मिनट में इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर दूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। आपको जब देखना है देखो ना। इससे पिछले 10 साल में सवाल आया है, हालांकि आप एक बार देख लेना 2x पे, लेकिन सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर वक्त नहीं हुआ तो मंडे को तो बैठ के हम इसको लाइव करेंगे ही। करेक्ट। पर ये बहुत छोटा सा लेक्चर आएगा, मुश्किल से आधे घंटे का, आधे घंटे का भी नहीं आएगा। मुझे लगता है ये टॉपिक उतना भी डिजर्व नहीं करता है कि आधे घंटे का लेक्चर इस पे बनाया जा सके। बहुत बेसिक सा लेक्चर आएगा। तो आपका जब मन करे, चाहे इस चैप्टर के एंड में देख लेना, कोई आपकी रुकावट नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आपको ग्लाइकोलाइसिस समझ में नहीं आएगी या ईटीएस समझ में नहीं आएगी। दिस इज नॉट अ लिंकिंग टॉपिक, दिस इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। तो अगर आप कहो आराम से, मैं इसको जब भी मुझे टाइम मिलेगा रिकॉर्ड कर दूंगा, अदरवाइज फिर मंडे को इसको भी देख लेंगे। कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है। अगर मुझे वक्त मिल जाता है सो आई रिकॉर्ड, जब आपका मन करे तब देखना। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप साथ साथ देखो, हाथ की हाथ देखो, नो ऑब्लिगेशंस। जब मन करे तब देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक पहली बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरी बात किसी और टॉपिक से लिंक्ड नहीं है। हम डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस पर भी कूद सकते हैं। हमने इतनी पढ़ाई आज कर ली है कि डायरेक्टली कूदा फांदी ग्लाइकोलाइसिस पे भी कर सकते हैं। राइट। तो वक्त मिलेगा तो आई रिकॉर्ड दिस। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब मुलाकात होगी आपसे, मुकालात होगी आपसे सीधा मंडे को। संडे ऑफ है आपका। आई गेस मैं भी ये बात बोल पाता, पर एक बार ट्राई करते हैं कुछ। अगर बातचीत का सीन बनता है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिकॉर्ड अ लेक्चर फॉर यू टुमारो एंड टू गेट इट अपलोडेड टुमारो ओनली, है ना। आराम से कर लो भाई, टेस्ट है, देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, यू नीड टू बी वेरी फ्री। मेरी तरफ से फ्री हो जाओ। मेरी तरफ से इसको तुम अगले संडे देखना, जब सारे के सारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तब देखना। मेरे एंड से यू आर एकदम फ्री। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं भाई मेरा लेक्चर आया है संडे को ही रात को बैठ के देखो खाना खाने से पहले। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए एक पेज छोड़ देना, एक पेज में सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे इस टॉपिक के। अगला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अगर मैं कल मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं लाइव ही करा दूंगा, अदरवाइज एक पेज छोड़ देना। ठीक है, चल आ जाओ मेरे भाई, चलते हैं। मुलाकात होगी वेरी वेरी सून। आज का टाइम जो है खत्म होने वाला है और मेरी एक और क्लास है तो मुझे भागना है, बिकॉज मेरे पास 1 ही घंटे का गैप है, क्योंकि 3 बज चुके हैं। 4 बजे मेरी एक क्लास है, तो एक काम करते हैं दौड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद लगभग 6:15 बजे मेरी एक और क्लास है। तो आज तो बहुत बुरी लंका लगी हुई है, तो कोशिश ये रहे कि खाना पीना खाया जाए, रोटी पानी खावे ना करें इस 1 घंटे के अंदर, और 2-3 चाय पिए, अच्छी मजबूत कड़क चाय, जिससे कि गले को मिले राहत, और 4-5 खाएं स्ट्रेप्सिल। ऑलराइट, चल, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े। कोई भी डाउट है अगले सेशन में लेकर के आ जाना। बहुत प्यार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इतना प्यार से पढ़ेंगे कि आपका ये फेवरेट बन जाएगा। अगर आपको आज तक रेस्पिरेशन से डर लगा था 11वीं में, अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया था, यू आर एट द वेरी राइट प्लेस मेरे भाई। मैं गारंटी कह रहा हूं, आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। मंडे के लेक्चर में साथ बैठ जाना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या बवाल होने वाला है इस चैप्टर में और आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में। ऑलराइट, चल, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।